Very good afternoon, boys and girls. Very good afternoon, boys and girls. Feel alive. Sit straight, sit properly. सीधा बैठे और ध्यान लगाइए. So my dear friends, I welcome you to yet another session of CA Foundation Economics. We have started chapter Theory of Demand and Supply, जिसमें हमने यूनिट शुरू किया है जो कि है Theory of Consumer Behavior. यूनिट नंबर 2 Theory of Consumer Behavior हमने शुरू किया है. Theory of Consumer Behavior. Theory of Consumer Behavior. Theory of Consumer Behavior के अंदर हमने अब तक कुछ लॉ देखे. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बाद हमने देखा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बाद हमने देखा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, जो कि कंटिन्यूएशन है ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. राइट. लास्टली लेक्चर में जो हमने कंज्यूमर सरप्लस वाला जो कंसेप्ट पढ़ा, उसके अजम्पशंस भी समझे और उसके लिमिटेशंस भी समझे. नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द assumptions as well as limitations of the theory of consumer surplus, now let's move on to the next heading for understanding, that is practical application of consumer surplus. consumer surplus की ये जो theory है, इसका practical application किस तरह से किया जाता है. पहला, helpful for repetitive transaction. helpful for repetitive transaction. जैसे किराना दुकान होता है, किराना दुकान में जो व्यवहार या जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो डेली बेसिस पे रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, हाँ या ना. ऐसी चीजों में नॉर्मली कंज्यूमर सरप्लस उतना ज्यादा ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता. सही है ना. व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? प्राइस व्हाट ही एक्चुअली पेज माइनस प्राइस व्हाट इज एक्चुअली विलिंग टू पे. राइट. जो रिपीटेटिव और डेली बेसिस के ट्रांजैक्शन होते हैं, क्या उसमें कंज्यूमर बहुत ज्यादा सरप्लस एक्सपेक्ट करता है क्या? नहीं. तो रिपीटेटिव टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में कंज्यूमर सरप्लस इस तरह से मदद करता है कि अगर कोई बिजनेस है जिसमें ट्रांजैक्शन, जैसे किराना है जिसमें रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन होना है, तो ऐसे बिजनेस वालों को यह हेल्प करता है कि कंज्यूमर सरप्लस अगर कम भी है तो उसके हिसाब से वो प्राइसिंग करने के लिए उन्हें हेल्प करता है. क्योंकि जब रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन होता है तो बिजनेसमैन प्रोड्यूसर को यह समझ जाता है कि जब रिपीटेटिव नेचर मेरे ट्रांजैक्शन का है, बिजनेस का नेचर है, तो ऐसे सिनेरियो में कंज्यूमर मुझसे बहुत ज्यादा सरप्लस की उम्मीद नहीं कर रहा, तो वो प्राइसिंग को उस हिसाब से अपनी जो है रख सकता है. राइट. नेक्स्ट, हेल्प्स इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. हेल्प्स इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने में कंज्यूमर सरप्लस एक बिजनेस को हेल्प करता है. कैसे? देखो, जैसे कि अभी कपिल ट्रेडर्स है, पता है कपिल ट्रेडर्स स्टेशन रोड पे. राइट. अब वो चीजें डिस्काउंट पे बेचता है. वहां पे हर तरह के खरीदार आते हैं, हमारे जैसे हाउस होल्ड भी आते हैं और दूसरे किराना दुकान वाले या रिटेलर्स भी आते हैं. राइट. बट ऑब्वियस जो दुकानदार उसका ग्राहक है, जो उसके पास से क्वांटिटी लेगा वो बल्क में लेगा. यस और नो? एक हाउस होल्ड के कंपेयर में वो बल्क में लेगा, तो उसको ज्यादा डिस्काउंट देना बनता है ना, क्योंकि वो ज्यादा सरप्लस एक्सपेक्ट करता है. लेकिन अगर कोई कंज्यूमर है, उसकी डिमांड क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी एज कंपेयर टू द रिटेलर जो उससे खरीद रहा है. और कंज्यूमर को मार्केट से थोड़ा भी सरप्लस अगर मिल जाए तो वो खुश है. बरोबर. नॉर्मली वो जो कॉस्मेटिक्स और सब कमोडिटीज में डील करता है उसमें तकरीबन मार्जिन उसको 30% होती है. कितनी होती है बेटा? 30%. वही फेयर एंड लवली अगर तुम बाहर किसी किराना पे लो तो एमआरपी पे आपको बेचता है, तो कपिल वाला क्या करता है? 10% डिस्काउंट करके तुम्हें दे देता है और खुद क्या कर रहा है? 20% प्रॉफिट कमा रहा है. क्योंकि उसके दिमाग में है कि अगर मैं एमआरपी से कम दाम पे बेचूं तो कंज्यूमर को क्या फील होगा कि मुझे सरप्लस मिल रहा है, और सरप्लस मिलेगा तो वो लेगा चीजें, इसलिए उसका दुकान इतना चलता है. लेकिन उसे डिफरेंशिएट करना है. अगर एक फेयर एंड लवली वाला को अगर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो मान लो प्रथमेश दुकानदार है जो उसके पास से 2 डजन फेयर एंड लवली लेने वाला है, क्या वो 10% के सरप्लस में खुश होगा? नहीं. ही माइट बी एक्सपेक्टिंग एडिशनल मोर, क्योंकि उसे मालूम है कि दिनेश सर ने घर के इस्तेमाल के लिए अगर एक फेयर एंड लवली की क्रीम ली है, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, तो मैं तो वापस बेचने के लिए ले रहा हूं, मैं भी उसमें मेरा मुनाफा देख रहा हूं.
प्लस मेरी क्वांटिटी 2 डजन है, इनसे कई गुना ज्यादा 24 गुना ज्यादा है, तो व्हाट कंज्यूमर सरप्लस इज बी एक्सपेक्टिंग, विल बी एक्सपेक्टिंग मोर सरप्लस। सो कपिल वाला क्या करेगा, जो दुकानदार है जो ज्यादा क्वांटिटी में उससे माल खरीदता है उसे 20% डिस्काउंट देगा, और 10% के हिसाब से वॉल्यूम है इसलिए 10% पे काम कर लेगा। और वही जब मेरे जैसा एक हाउस होल्ड व्यक्ति आता है जिसे सरप्लस देना है, तो वो क्या करेगा, 10% का डिस्काउंट देकर चीज देकर खत्म कर देगा। तो इस तरह से कंज्यूमर सरप्लस का इस्तेमाल करके कपिल ट्रेडर्स उसके कंज्यूमर्स, डायरेक्ट कस्टमर्स और उसके रिटेल शॉपकीपर्स और कस्टमर्स के बीच में डिफरेंशिएट कर रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प्स टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जब सरप्लस ज्यादा मिलता है तब इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। आया ना? मान लो कोई फ्लैट खरीदना है, आप कोई फ्लैट प्रॉपर्टी देख कर आए, सब देख कर आए, आपके दिमाग में है कि इस प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है। प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है? 1 करोड़ रुपए। लेकिन जो ग्राहक है उसे पैसे की जरूरत है, वो आपको 60 लाख रुपए में देने के लिए तैयार है। तो देयर इज सरप्लस इन योर माइंड, यू फील कि ये प्रॉपर्टी कम दाम में मिल रही है, वजह जो भी हो इसे ले लेते हैं। तो सरप्लस ज्यादा दिखेगा तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हिचकिचाओगे क्या? नहीं, इमीडिएटली 60 लाख रुपए देकर वो घर खरीद लोगे, वो प्रॉपर्टी खरीद लोगे। यस और नो? आया ना? राइट। नेक्स्ट, हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन। हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन, जैसे रिपीटेटिव नेचर की हम बात नहीं करते। लेट्स टॉक अबाउट कमोडिटीज विच आर नॉट ऑफ रिपीटेटिव नेचर, जैसे कि मान लो एसी है, बाइक है, कार है, राइट। ऐसी चीजें रिपीटेटिव नेचर की नहीं होती। जो रिपीटेटिव नेचर की कमोडिटी नहीं होती उसमें से नॉर्मली कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसे ज्यादा सरप्लस मिले। अब ज्यादा सरप्लस कस्टमर को फील हो उस हिसाब से उनकी प्राइसिंग होनी चाहिए। किसी भी दुकानदार को यह इंश्योर करना चाहिए, जैसे कार वाला, कार ऑटोमेटिव प्रोडक्टिव, तो टाटा को अपनी कार कुछ इस तरह से बनानी होगी और उसका प्राइसिंग कुछ इस तरह से करना होगा कि कार में बैठने के बाद व्यक्ति को फील हो जो कीमत कार की बता रहे ये कार उससे ज्यादा वर्थ है। उससे ज्यादा जब वर्थ लगेगी तब उसे सरप्लस की फीलिंग आएगी, तब जाके वो कार खरीदेगा। मान लो वो कार में बैठता है और कार की कीमत बताते हैं 10 लाख और बैठने के बाद फील आ रहा है उसको 5 लाख की कार का, क्या वो 10 लाख रुपए खर्च करेगा? नहीं। खर्च करेगा क्या? नहीं। तो उस हिसाब से कार की कीमत क्या होनी चाहिए? 5 लाख, है ना। कार की कीमत बताई जा रही है 10 लाख रुपए, लेकिन कार में जब कंज्यूमर बैठता है उसे लगता है कि कार सचमुच में बहुत अच्छी है, 10 लाख नहीं इसके लिए 15 लाख भी दिए तो कोई बात नहीं। सो इज हैविंग अ फीलिंग ऑफ सरप्लस, इज हैविंग अ फीलिंग ऑफ surplus. So on the pricing policy he agrees and he will buy your car at 10 lakh rupees. So pricing has to be done keeping in mind that consumer might expect surplus from your commodity. And how can be surplus given, that also has to be seen. Yes or no? Aya na? Right? Next, helpful for finance policy framing. फाइनेंस का जो पॉलिसी है, जो कुछ भी फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग हम कुछ इस तरह से करते हैं कि हमारे पास जो पैसा है वो हम कुछ इस तरह से यूटिलाइज करें कि हमारे पास कभी भी कुछ ना कुछ रकम बच जाए। आपके डैड आपको पॉकेट मनी देते हैं, देते हैं ना? देते होंगे समझ लो। अगर देते हैं तो हम उस पैसे में का कुछ पैसा अपने आगे फ्यूचर नीड्स के हिसाब से बचाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम सेविंग कहते हैं, ताकि फिर ये जो सरप्लस, ये जो बचाया हुआ रकम है जो आपने खर्च नहीं किया, इस सरप्लस अमाउंट को आप आगे चल के किसी और चीज में यूज कर सकते हैं। तो उसी सरप्लस के कंसेप्ट के मुताबिक आप फाइनेंशियल पॉलिसी फ्रेमिंग कर सकते हो, जैसे कि जिससे आप समझो कि अगर सरप्लस, अगर आपके पास कोई चीज होती है तो उसका यूटिलाइजेशन आप किस तरह से कर सकते हो। सो दीज आर ऑल द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। सबको क्लियर है? इसके ऊपर एमसीक्यू आता नहीं है लेकिन थ्योरी में है इसलिए डिस्कस करना है। इज इट ओके? नेक्स्ट पॉइंट, ordinal method of utility analysis. I will not discuss this because I have already explained you. Mango Bite, Melody, और तीसरा कौन सा था? Mentos, Mentos, Mango Bite और Melody, ये 3 चॉकलेट मैंने दिए थे। आप में से 4-5 लोगों को मैंने पूछा था कि कौन सी पहली खाओगे, कौन सी दूसरी खाओगे, कौन सी तीसरी खाओगे। हर किसी ने अपने अपने पसंद के हिसाब से अपने अपनी राय दी। जैसे कि हमने देखा है कि यूटिलिटी एनालिसिस के 2 मेथड्स है। यूटिलिटी एनालिसिस को मेजर करने के, एनालाइज करने के बेटा 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। दूसरा मेथड क्या है? ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यस और नो?
आया ना? तुम दायमा वहां पे आओ, ध्रुव के पीछे। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यस और नो? राइट? कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या कहता है? दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या कहता है? यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड इन द ऑर्डर ऑफ द सेटिस्फैक्शन द कंज्यूमर डिराइव्स। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में आइसक्रीम, चॉकलेट और स्वीट अलग अलग बच्चों का नाम दिया है, उन्होंने अपने अपने प्रेफरेंस, अपने अपने इच्छा के हिसाब से अपना जो वांट है, अपनी जो इच्छा है, सेटिस्फैक्शन के हिसाब से कमोडिटी को रैंक किया है फॉर कंजम्पशन। आर वी ट्राइंग टू डिनोट द सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स? नो. What we are trying to do? We are just trying to rank the particular commodity in the order of preference as per the satisfaction it gives us. Yes or no? हाँ या ना? So ordinal measurement क्या कहता है? Ordinal measurement of utility states that utility cannot be measured in terms of numbers. Utility can't be measured in terms of numbers, but utility can be ranked as per the order of preference. This method assumes that utility cannot be measured in terms of number but can be ranked in order of satisfaction when derived from the consumption of the goods. Now, let's look into the very important point, that is indifference curve analysis. स्टार मार्क कर देना इसे, क्योंकि आपके पूरे इस चैप्टर में दो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा है इंडिफरेंस कर्व। ये दो ऐसे कंसेप्ट है आपके पूरे इस यूनिट में जिसके ऊपर मैक्सिमम एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज, उसके एक्सेप्शंस, तो इसके हिसाब से ये वाला कंसेप्ट और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हमारे एग्जाम के हिसाब से। 12th के हिसाब से हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है ही नहीं बोर्ड में ये वाला पार्ट आपको नहीं है, यहाँ पे ज्यादा डेप्थ में यही पार्ट है। इसलिए मैंने कहा आप यहाँ पे 4 चीजें ज्यादा सीखने वाले हो एज कंपेयर टू बोर्ड। इज इट ओके? चलो, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। क्या एनालिसिस का नाम है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। दिस थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय हिक्स एंड एलन। हाँ, फाइनली किसी और नए व्यक्ति का नाम आया है ना? देखो भाई, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपने सारे थ्योरीज यूटिलिटी के मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे दिए हैं। उनके सारे थ्योरीज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है। अगर वो ऑर्डिनल मेजरमेंट को अडॉप्ट करते हैं तो जो थ्योरी उन्होंने कार्डिनल में दी उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? जो थ्योरीज उन्होंने कार्डिनल मेजरमेंट में दी है उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि ऑर्डिनल के हिसाब से हिक्स एंड एलन का यह मानना है कि यूटिलिटी को हम मेजर ही नहीं कर सकते नंबर में। समझ में आ रहा है बात? राइट? इसीलिए ये वाला थ्योरी अल्फ्रेड मार्शल ने नहीं दिया है, किसी और व्यक्ति ने दिया है, जो कि हिक्स एंड एलन। The theory is based on ordinal method of utility analysis, which states that utility cannot be measured in terms of numbers. The theory states, now see, look at the theory, please sit straight and look up to the projector screen. जो मैं बता रहा हूं थोड़ा ध्यान दो। The theory states a consumer can rank the commodity consumed on the basis of the satisfaction he derived from the consumption of same. क्या ना कंज्यूमर रैंक द कमोडिटी एज पर द सेटिस्फैक्शन इट डिराइव्स फ्रॉम द कमोडिटी? यस। मैं अगर आपको 3 चॉकलेट के नाम बोलूं, मैं बोलता हूं आपको जैसे सेटिस्फैक्शन मिलता है उस हिसाब से बताओ आप कौन सी चॉकलेट कब कब कंज्यूम करोगे, तो आप बता दोगे मैं पहले ये खाऊंगा, दूसरा ये खाऊंगा, तीसरा ये खाऊंगा। हाँ या ना? जैसे आपने उस दिन आंसर दिया था। सो इंडिफरेंस कब ये कहता है कि एक कंज्यूमर जो होता है he can rank the commodity which he consumes as per the satisfaction it derives from the consumption of the commodities. Yes or no? Right? And indifference curve, now this is indifference analysis. Indifference analysis क्या कहता है? Indifference curve और indifference analysis ये कहता है कि ऑर्डिनल मेजरमेंट के हिसाब से कंज्यूमर जो है अपनी यूटिलिटी को रैंक कर सकता है एज पर द सेटिस्फैक्शन इट डिराइव्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द वेरियस कमोडिटीज। सब इस इंडिफरेंस एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है इंडिफरेंस कर्व। नाउ न्यू कंसेप्ट,
इंडिफरेंस कर्व। ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर इंडिफरेंस कर्व अगर आपको समझ में आया तो ही उसके प्रॉपर्टीज बाद में मैं इसके बाद जो सिखाने वाला हूं वो समझ में आएंगे। इंडिफरेंस कर्व, व्हाट इज द टाइटिल? इंडिफरेंस कर्व। टाइटल क्या है? इंडिफरेंस कर्व। अ इंडिफरेंस कर्व is a curve which represent all those combination of two goods which give same satisfaction to the consumer, since all the combinations on the same indifference curve give the equal satisfaction to the consumer। क्या बोल रहा है फिर से देखो, a indifference curve is a curve, a indifference curve is a curve which represents all those combination of two goods, all those combination of two goods which give same satisfaction, which give same satisfaction to the consumer, since all the combination on the same indifference curve, since all the combination on the same indifference curve give equal satisfaction, give equal satisfaction to the consumer. As both the goods give same satisfaction with any combination, the consumer is indifferent with choosing any of the combination. In other words, all the combination of two goods provided the same amount of marginal utility on a given single indifference curve. Hence consumer is okay with any combination of goods. थोड़ा सा स्टेटमेंट समझो, हो सकता है थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट लगे ऋतुजा, लेकिन अब जब मैं न्यूमेरिकल लूंगा, जैसे ही मैं न्यूमेरिकल लूंगा, न्यूमेरिकल लेते ही आपको इंडिफरेंस क्या है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल की ओर। सबसे पहले तो क्या करो बेटा, फैन की थोड़ी स्पीड कम करो, यहां सोना नहीं है, खाली 3 पे करो सब फैन, 3 पे करिए फैन। चलो अब ध्यान दीजिए, इंडिफरेंस कर्व एक ऐसी कर्व है जहां पे दो कमोडिटी का कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हम चूज करते हैं, दे गिव अस द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं? इंडिफरेंस कर्व एक ऐसी कर्व है जहां पे गिवन दो कमोडिटी का कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हम कंज्यूम करते हैं, दे विल गिव मी द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, दे विल गिव मी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब इसी को जब इस शेड्यूल में बनाकर मैं आपको न्यूमेरिकल में समझाऊंगा तो आपको सारा कंसेप्ट समझेगा, प्रोवाइडेड अगर आप ध्यान दो। तो चलिए ध्यान दीजिए, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी एंड कॉम्बिनेशन डी, these are the different combination of two commodities, that is potato and onion। आलू और प्याज का ये 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जहां पे अलग अलग कॉम्बिनेशन में इन दो कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं। इन अलग अलग कॉम्बिनेशन में इन गिवन दो कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कॉम्बिनेशन ए अगर मैं लेता हूं तो उसमें मैं 1 किलो पोटैटो लूंगा, 12 केजीज ओनियन लूंगा। कॉम्बिनेशन 2 के अंदर 2 केजीज ऑफ पोटैटो, 6 केजीज ऑफ ओनियन, 3 केजीज ऑफ पोटैटो, 4 केजीज ऑफ ओनियन। एंड कॉम्बिनेशन डी में क्या लूंगा? 4 केजीज ऑफ पोटैटो एंड 3 केजीज ऑफ ओनियन। सो ए बी सी डी, A, B, C, D, A, B, C, D. What do they denote? They denote various combination of two commodities. What are the two commodities? Potato, onion. Yes. और हर कॉम्बिनेशन में इन दोनों कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी दी गई है, हाँ या ना? इन दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर, इन सभी कॉम्बिनेशन के अंदर सभी कमोडिटी की अलग अलग जो है वो क्वांटिटीज दी गई है। लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है? इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व इन विच गिवन टू कमोडिटीज with any different combination will give you the same level of satisfaction, should give you the same level of satisfaction. Just for example, look and understand what I'm trying to convey and say. Let's say, what is marginal utility? Change in utility is nothing but marginal utility. Okay, let's say A combination मुझे 100 utility दे रहा है, B combination मुझे 120 utility दे रहा है, C मुझे 180 दे रहा है,
और डी कॉम्बिनेशन मुझे 250 की यूटिलिटी दे रहा है। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन की अलग अलग यूटिलिटी मैंने आपको बताई है। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर क्या कहता है बेटा? कंज्यूमर ट्राइज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन और कंज्यूमर ट्राइज टू रिड्यूस द सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर ट्राइज टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन। अब गिवन फोर कॉम्बिनेशन में जहां हम सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेंगे? कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेंगे? बोलो। डी। यस और नो? डी फॉर दिल्ली, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि डी कॉम्बिनेशन पे सेटिस्फैक्शन कितना है बेटा? 250। कितना कॉम्बिनेशन है? क्या कॉम्बिनेशन में क्या यूटिलिटी है? 250। बट अगर हर एक कॉम्बिनेशन का सेटिस्फैक्शन अगर अलग अलग है और ऐसे अगर देखते हैं तो डी कॉम्बिनेशन में 250 का सेटिस्फैक्शन है, तो अगर मैं डी कॉम्बिनेशन का चॉइस करता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, हाँ या ना? दायमाग के बाजू में आके बैठो आनंदवाल। तो 250 जो मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। यस और नो? यस और नो? अग्री? अग्री? इनडिफरेंस क्या कहता है? इनडिफरेंस, दैट मीन्स देयर शुड बी नो डिफरेंस। देयर शुड बी नो डिफरेंस। इनडिफरेंस, देयर शुड बी नो डिफरेंस। जिनका कहना है कि गिवन कमोडिटी का कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, हर कॉम्बिनेशन में से तुम्हें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो फर्क पड़ता है कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करते हो? क्या फर्क पड़ेगा ए कॉम्बिनेशन लिया या बी लिया, सी लिया या डी लिया? फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन अगर मैं उठाता हूं, कोई भी कॉम्बिनेशन लेता हूं, कोई भी क्वांटिटी कॉम्बिनेशन के हिसाब से लेता हूं, दैट विल गिव मी द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे कि हमने अज्यूम किया है 50। क्या अज्यूम किया बेटा? 50। 50 is my marginal utility which I am deriving from every combination. So अगर मैं ए कॉम्बिनेशन चूज करके 1 किलो आलू और 12 किलो प्याज खरीदता हूं तो मुझे यूटिलिटी कितनी मिल रही है बेटा? 50। बी कॉम्बिनेशन में 2 किलो आलू 6 किलो प्याज 50, 3 किलो आलू 4 किलो प्याज 50 और 4 किलो आलू और 3 किलो प्याज 50. Now these are different combinations. Yes or no? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बट किसी भी कॉम्बिनेशन को अगर मैं चॉइस करता हूं मुझे यूटिलिटी तो एक ही मिल रही है 50. सो डजंट मेक अ डिफरेंस मैं कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करता हूं? नो, क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो मुझे एक जैसा ही मिलेगा. अगर अलग अलग मिल रहा था तो मैं क्या कर रहा था? डी ले रहा था, क्योंकि डी में मुझे सेटिस्फैक्शन ज्यादा था. लेकिन अभी इनडिफरेंस है, इनडिफरेंस कर्व है. इनडिफरेंस कर्व का ये कहना है कि इनडिफरेंस कर्व एक ऐसी कर्व है जहां पे गिवन टू कमोडिटीज का कोई भी कॉम्बिनेशन आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है. Indifference curve is a curve which states that any combination of two commodities lying on a same indifference curve will give you the same level of satisfaction. If you are getting same level of satisfaction, will you be indifferent in making a choice of which combination? Doesn't make a difference. It doesn't make a difference which combination you choose, whether you choose A, B, C or D. Ultimately, you are going to get a satisfaction which is 50. Ultimately, you are going to get the satisfaction which is 50. So, अगर अंबर सरिया, अंबर सरिया, डोळे उघड, डोळे उघड, डोळे उघड. ठीक है. सो चाहे मैं ए कॉम्बिनेशन लू, बी लू, सी लू, डी लू, कुछ फर्क पड़ रहा क्या? इलू इलू नहीं बेटा, वही समझता इल्लू इल्लू क्या है. पढ़ाई पे ध्यान दो. ए बी सी डी कुछ फर्क नहीं पड़ता. डजंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज अल्टीमेटली चाहे मैं कॉम्बिनेशन ए चॉइस करूं, चाहे मैं कॉम्बिनेशन बी चॉइस करूं, चाहे मैं कॉम्बिनेशन सी चॉइस करूं, या चाहे मैं कॉम्बिनेशन डी चॉइस करूं, अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू गेट अ सेटिस्फैक्शन दैट इज 50. हाँ या ना? हाँ या ना? तब चलो अपने पास टेबल है, टेबल के हिसाब से अपन कर्व बनाते हैं. वो कर्व क्या बनेगी मेरी? इनडिफरेंस कर्व. क्या बनेगी मेरी? इनडिफरेंस कर्व. तो डायग्राम में मैंने प्लॉट कर दिए सारे सिचुएशंस. ए बी सी और डी. ये आईसी है. ये क्या है मेरी? आईसी. आईसी यानी इनडिफरेंस कर्व. आईसी यानी आइसक्रीम नहीं है. आईसी यानी इनडिफरेंस कर्व. Now how do I characterize this indifference curve? A indifference curve is a curve. A indifference curve is a curve where
any combination of the given two commodities, where any combination of given two commodities will give me same level of satisfaction. यानी कि ये जो इंडिफरेंस कर्व बनी है बेटा, इस इंडिफरेंस कर्व पे पोटैटो और ओनियन का कोई भी कॉम्बिनेशन का अगर मैं चॉइस करता हूं, दैट विल गिव मी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. ये तो मैंने एबीसीडी बनाया, इसके अलावा जितने चाहे उतने कॉम्बिनेशन ले लो. मान लो मैंने यहाँ पे ई बनाया, बाद में एफ बनाया, जी बनाया, एच बनाया, के बनाया, पी बनाया, जेड बनाया, वाई बनाया, कितने भी कॉम्बिनेशन ले लो. जितने कॉम्बिनेशन लेने हैं उतने कॉम्बिनेशन ले लो. सिर्फ एक ध्यान रखना, हर कॉम्बिनेशन उस सेम इंडिफरेंस कर्व पे लाई करना चाहिए. एनी कॉम्बिनेशन, any combination, any combination, any combination, any combination, any combination of two commodities lying on the same indifference curve will always give you the same level of satisfaction. चाहे मैं कॉम्बिनेशन ए चॉइस करूं, बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड, डजंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज इंडिफरेंस कर्व है जो कहता है कि गिवन टू कमोडिटीज का मेरे लाइन के ऊपर जो भी कॉम्बिनेशन आता है आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा. हाँ है ना? यस और नो? मान लो हमारी जूली इंडिफरेंस कर्व है, so any combination of two commodities lying on Julie will give you the same level of satisfaction. Yes or no? Yes or no? So in case of indifference curve, it is a curve in which we can have different combination of two commodities, where we can have different combination of two commodities, but any combination which lies on the same indifference curve will always give you the same level of satisfaction. Am I clear? Am I clear? अगर हर कॉम्बिनेशन का अलग अलग सेटिस्फेक्शन होता ना, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने थे बेटा? हमारे पास कॉम्बिनेशन कितने थे? 4 कॉम्बिनेशन थे ना. अगर चारों कॉम्बिनेशन का सेटिस्फेक्शन अलग होता तो मेरे पास 4 इंडिफरेंस कर्व बनते, और सबसे ऊपर वाला डी कॉम्बिनेशन होता, क्योंकि वहां पे कितना सेटिस्फेक्शन है? 250. समझ में आया? ज्यादा सेटिस्फेक्शन यानी हायर इंडिफरेंस कर्व, कम सेटिस्फैक्शन लोअर इंडिफरेंस कर्व. ये आगे प्रॉपर्टीज में सिखाऊंगा, चिंता मत करो. समझ में आ रहा है? सेटिस्फैक्शन बदला तो इंडिफरेंस कर्व बदल जाएगा. समझे? मान लो 2 मिनट के लिए मेरी बात समझो कि ये जो कर्व है इसके ऊपर 2 ही पॉइंट लाया करते हैं. ये जो कर्व है इसके ऊपर 2 ही पॉइंट लाया करते हैं, ए और बी. तो ए और बी पॉइंट का सेटिस्फैक्शन क्या है मेरा? 50. सी और डी कॉम्बिनेशन का सेटिस्फैक्शन 100 है, तो 100 50 से ज्यादा है, तो इंडिफरेंस कर्व ये वाले कर्व से ऊपर होगी या नीचे होगी? ऊपर. सो मेरी दूसरी इंडिफरेंस कर्व बनेगी जिसके ऊपर होगा पॉइंट सी और पॉइंट डी. क्योंकि पॉइंट सी और पॉइंट डी कॉम्बिनेशन दोनों एक ही इंडिफरेंस कर्व पे हैं, तो चाहे मैं पॉइंट सी चॉइस करूं चाहे मैं पॉइंट डी चॉइस करूं, डजंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज all the points lying on the same indifference curve will always give you the same level of satisfaction. Am I clear? Yes, any doubt? कोई doubt? कोई शक? Right? Explanation of diagram. In the above given diagram, IC is the indifference curve. The indifference curve is also called as iso-utility curve. इंडिफरेंस कर्व को बेटा एक और नाम है, क्या नाम है? आइसो यूटिलिटी कर्व. आइसो का मतलब होता है इक्वल. आइसो का क्या मतलब होता है? इक्वल. आइसो यूटिलिटी यानी इक्वल यूटिलिटी कर्व, जो कि हमने समझ चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व पे लाइक करने वाले सारे कॉम्बिनेशंस पे इक्वल यूटिलिटी होती है, जो कि हमारे एग्जांपल में कितनी है? 50. सो कैन आई कॉल indifference curve a iso-utility curve? Yes or no? Yes or no? Right? So this is also called as iso-utility curve or equal utility curve. Any point on the same indifference curve gives us the same level of marginal utility or satisfaction. Therefore, mu of A, mu of B, mu of C, mu of D is equal, which is nothing but 50. Which is nothing but 50. Are we okay? Are we okay? Now let's look into the assumptions of indifference approach. Indifference curve approach के assumptions क्या है? पहला,
वो सुहास नहीं होनी चाहिए। रैशनल कंज्यूमर, इरैशनल कंज्यूमर के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता। दूसरा, कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ रैंकिंग, कंज्यूमर इज कैपेबल ऑफ रैंकिंग। लेट से मैंने 3 चॉकलेट लिए, एक लिया मेलोडी, दूसरा लिया चॉकलेटी, एक लिया मेलोडी, एक लिया मेंटोस, एक लिया मैंगो बाइट। और हमारे पीयूष अजमेरा के पास गया, मैंने कहा ये 3 चॉकलेट है, एक है मेलोडी, एक है मेंटोस और एक है मैंगो बाइट। मैंने कहा बताओ कौन सी पहले खाना पसंद करते? नहीं नहीं सर तुम बताओ ना, तुम बताओ। मैंने कहा मैं क्या बताऊं, तेरी इच्छा, क्या पहला खाना, क्या दूसरा खाना, क्या तीसरा खाना, बता। नहीं नहीं सर आप बताओ 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 सर। सर अरे मतलब तुम खाओ, तुम्हें जो खाना है। नहीं सर आप मेरे सर है, आप जो बोलेंगे सुनो। अरे मैं कुछ बोलना नहीं, तू तेरी पसंद बता ना। नहीं नहीं सर मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं कर सकता, आप जो बोलोगे वही सही है। अब मुझे बताओ, क्या पीयूष भैया हमारा जो कमोडिटी है उसे रैंक कर सक रहा है? इज ही एबल टू रैंक द कमोडिटी एज पर हिज चॉइस? नो। सो ये लॉ इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, ये अप्रोच ये कहता है कि यूटिलिटी को हम नंबर में मेजर नहीं करते। क्या हमने ऊपर जो अभी इंडिफरेंस कर्व बनाया, क्या उसमें कहीं पर भी यूटिलिटी को नंबर में मेजर किया? नहीं। तुम बोलोगे सर ये 50 क्या था? ये सिर्फ समझने के लिए मैंने 50 लिखा है, ये सिर्फ मैंने समझने के लिए 50 लिखा है, क्योंकि नंबर सामने रहेंगे तो समझ में आना चाहिए, उस हिसाब से नंबर लिखा है। हालांकि इंडिफरेंस कर्व अगर आपको आएगा तो उसमें इतनी ही चीज दी रहेगी, समझे? इसके हिसाब से इंडिफरेंस कर्व बन रही है। यहाँ पे यूटिलिटी का कोई यूज ही नहीं है, तो यूटिलिटी देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ले लो, उस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन आएगा उसका सेटिस्फेक्शन क्या रहेगा? सेम। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए वहां 50 लिखा है, ताकि उस नंबर को देख के तुम समझ सको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अरे गेटिंग माय पॉइंट? ये थ्योरी ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है, जो कहता है कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न। ये थ्योरी ये भी कहता है कि जो रैंकिंग आपने की है वो एक कंसिस्टेंट पैटर्न से होनी चाहिए। जैसे इष्णु को बोला कि इष्णु मेलोडी मेंटोस, मेलोडी मेंटोस और मैंगो बाइट। आप बताओ बेटा क्या क्या खाओगे, पहला दूसरा तीसरा? बोलो ना, तीनों साथ खाओगे? तीनों नहीं, एक एक बताओ। तुम खा सकते 3 का 30 भी साथ खा सकते, एक एक करके बताओ। पहला क्या खाओगे? पहला मैंगो बाइट खाओगे, दूसरा दूसरा मेंटोस, तीसरा तीसरा मेलोडी खाएंगे, राइट? मैंगो बाइट, फिर उसके बाद मेंटोस और फिर उसके बाद मेलोडी। कंसिस्टेंट कंजम्पशन पैटर्न, यानी हर बार जब मैं ये 3 चॉकलेट इनके पास लाऊं तो उन्होंने इसी ऑर्डर में कंजम्पशन करना चाहिए। समझे पॉइंट? पॉइंट समझा क्या? अगली बार जब कंजम्पशन वापस इन्हीं 3 चॉकलेट का करोगे तो उसने कंजम्पशन पैटर्न नहीं बदलना, उसने नहीं बोलना मैं पहले मेंटोस खाऊंगा, ऐसा नहीं। जो पैटर्न ऑफ कंजम्पशन है, जो रैंकिंग ऑफ कंजम्पशन है, वो उसी ऑर्डर से होने चाहिए, रिपीटेटिव बेसिस के ऊपर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो फिर आगे चलते। अब यहां पर एक और चीज हमें समझनी है, जो कि है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। प्लीज अंडरस्टैंड, थोड़ा सा कंसेप्ट बाउंसर जा सकता है अगर आप ध्यान ना दो। थोड़ा सा बेटा इसका फैन का स्पीड बढ़ा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या बोला मैंने? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कुछ पाने के लिए बलिदान देना पड़ता है बेटा। विष्णु का त्याग करेंगे क्या अपन? विष्णु का गणेश गाय तोंडे त्याग करता है उसमें। तो वो सेक्रेट गेम्स अगर देखा तो उसमें वो बोलता है गुरुजी बलिदान देना पड़ता है, बलिदान चाहिए, बलिदान। सो बलिदान, वो जैसे पुराने तुम मूवीज, वो बाहुबली पिक्चर देखी है ना, तो बाहुबली मिर्जापुर से कंपाउंड, बरोबर, कंपाउंडर, कंपाउंडर का भी बलिदान देते हैं।
तो बाहुबली पिक्चर तो सभी ने देखी है, पार्ट 1 देखा है। वो आता था ब्रह्मा वो आ जाते देखो कब्जा करने के लिए महेशमती के ऊपर। महेशमती, महेशमती, जय महेशमती। तब वो सब जमा हो जाते हैं, वो देवी के सामने खड़े रहते हैं, फिर बोलते हैं हाँ बॉय सीखता कहां से बेटा, रुक जा जरा, कहीं भी बॉय सीखता ठहर, गड़बड़ मत कर। तो वो आता है वो बिम्बा ब्रिजटा, तो फिर वो क्या नाम रहता है उसका, वो हीरोइन रहती है भल्लाल देव ने, वो तो दोनों रहते, वो में कट्टापा नहीं रहे वो रे, वो उनकी मम्मी रहती है, वो क्या नाम था, हाँ वॉट एवर, शिवगामी ने, हाँ आओ बाबा, अरे राज वॉट एवर, हाँ। तो वो शिवगामिनी देवी बोलती कि युद्ध का प्रारंभ होने जा रहा है, तो प्रारंभ में अब जीतना है, तो जीतने के लिए देवी माँ के सामने बलि चढ़ानी होगी। तो वो जानवर के सामने बलि चढ़ाते हैं, बलिदान देते हैं, ताकि युद्ध में उन्हें जीत मिले। वैसा होता भी है, सैक्रिफाइस मतलब बलिदान, बलि चढ़ाया जाता है बहुत लोगों को, प्राणियों को, लोगों को तो चढ़ाया जाता है प्राणियों को नॉर्मली हम अपने दोस्त की बलि चढ़ाते बहुत जगह पे, कहीं घूमने चले गए, कहीं घर पे बोला, कुठे गेला था, इसने बोलता गणेश सोबत बाहर गेलो होतो। सो थोड़ा हंसी मजाक से बाहर आओ, तुम्हें बस जागा करने के लिए हंसी मजाक था। अब मुद्दा यह है, फोकस करो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब सीए पाना है तो नींदे खोना होगा, दिल, दोस्ती, दुनियादारी सब खोना होगा, और सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना होगा। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, बलिदान देना होगा। जो सैक्रिफाइस करेगा वो जरूर कुछ ना कुछ हासिल करेगा, जो सैक्रिफाइस करेगा वो जरूर कुछ ना कुछ हासिल करेगा। इसी मुद्दे पे ये बेस्ड है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आलू को पाना है तो प्याज को खोना है, आलू को पाना है तो प्याज को खोना है। तो मेरे कॉम्बिनेशन थे ए बी सी डी, मैं आलू को पाते चला और प्याज को खोते चला। यस और नो? ऑब्जर्व करिए, आलू को पाते चला और प्याज को खोते चला। यस और नो? क्यों बेटा खोते, ऐसा क्यों होता है बताओ? एक को पाते दूसरे को खोते, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इकोनॉमिक्स का बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है? दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। सब पाना ही पाना होता है क्या बेटा? नहीं, सब पाना ही पाना है तो उसके लिए पानी जैसा पैसे भी लगता है। यस और नो? आई एम पुअर फेलो, आई डोंट नो मोर। लैंडलॉर्ड बड़ा आदमी, ही नोज 200 एकड़। तब देखो, आलू पाने के लिए प्याज खोया है, आलू पाने के लिए प्याज खोया है मैंने, हाँ या ना? सो आलू पाया है और प्याज खोया है। सो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, am I trying to substitute the quantity demanded of potato with that of onion? In the given example, come to basics now. Am I trying to substitute the quantity demanded of potato with that of the onion? Yes or no? So this substitution of one commodity with another is called as marginal substitution. क्या बोलते हैं हम इसको? मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन। और वो जिस रेट में सब्स्टिट्यूट किया जाता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते बेटा उसको? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा निकाला जाता है? देखो, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड अपन चेंज इन द गेन्ड क्वांटिटी, राइट? जो कमोडिटी, अब यहां पे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ बी,
ए वाला जो कमोडिटी है वो है जिसका हम बलिदान दे रहे हैं, जिसका हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और बी वाला वो है जिसको हम पा रहे हैं। जिसको खो रहे हैं वो कौन सा कमोडिटी है? ए। जिसको पा रहे हैं वो क्या है? वो क्या है? बी। तो उसका चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए मतलब चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ओनियन। अर्लियर इट वाज 12, नाउ इट इज 6। 12 माइनस 6 इज 6 अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ बी, जो पा रहा है। क्या पा रहे बेटा हम? आलू। आलू नया कितना मिल रहा है अपने को? 2। पहले कितने मिल रहा था? 1। 2 minus 1 is 1. So 6 by 1 is 6. So what is 6? 6 is my marginal rate of substitution, where I'll be replacing commodity A, that is potato, at the marginal rate of substitution of 6 with commodity B, that is onion. Are we clear with the concept? उसके बाद नेक्स्ट वाले पे आओ। जब 4 kg ओनियन पे आ गया तो पहले कितना था मेरा? 6। 6 minus 4 2। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए कितना है? 2 डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ बी, आलू कितना मिला है? 3। 3 minus 2 is 1। 3 minus 2 is 1। 2 by 1 is 2। ये कैलकुलेशन समझ में है? ये कैलकुलेशन समझ में आया क्या? आया ना? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉर्मूला लिख देना, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ बी। ये क्या है? खोया है। ये क्या है? पाया है। यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? अब तीसरे वाले पे आ जाओ, थर्ड वाले पॉइंट पे आओ। हर्षदा ध्यान दो, डी वाले कॉम्बिनेशन पे आओ। डी वाले कॉम्बिनेशन पे हमने ओनियन कितना कर दिया है? 3 पे। पहले कितना था? 4। 4 minus 3 is 1. So how much quantity I am sacrificing of onion? 1. Divided by how much quantity of gaining of potato? 4 minus 3, that is 1. 1 by 1 is 1. So what is my marginal rate of substitution? 1. 6 to 1 इस हिसाब से मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में कैलकुलेट करता हूं, और यहाँ पे मेरा जो डिस्कशन है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का खत्म होता है। किसी को कुछ पूछना है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ बी। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए वो कमोडिटी जो सैक्रिफाइस हो रहा है, बी कमोडिटी को जो हम गेन कर रहे हैं। पहले वाले की तरफ ध्यान दो, पहले वाले सिचुएशन पे ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। एक बार आखिरी बार समझा रहा हूं, इसके बाद नहीं समझाऊंगा। तो अभी 6 कैसे आया देखो, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ बी। ठीक है, इधर देखो, ए कमोडिटी क्या है जो सैक्रिफाइस हो रहा है? वो कौन सा है? ओनियन। वो क्या है मेरा? ओनियन। यस, हाँ है ना? ओनियन पहले कितना यूज करा था मैं? 12। अब कितना? 6। तो गिव अप कितना क्या है मेरा? चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 6 डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ बी। बी में आलू कितना मेरे पास? 2। पहले कितना था? 1। 12 minus 6 is 6. 6 minus 6 by 1 is 6। समझा क्या? समझे क्या? समझे क्या सभी लोग? चलो, the marginal rate of substitution is the rate at which the consumer is ready to sacrifice one good for another. सैक्रिफाइस ही क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस क्या है बेटा? लिमिटेड। अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेस होते तो सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। आया ना? नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज फॉलिंग और डिमिनिशिंग ड्यू टू 2 reasons. Now see 6 to 1. Do you see a decline in the marginal rate of substitution? Do you see a decline in the marginal rate of substitution? ये डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के 2 रीजन है। पहला रीजन, वांट इज सैटिएबल, दैट मींस वांट इज सैटिस्फाइबल टू फुल। हर जरूरत को हम पूरे सेटिस्फैक्शन लेवल तक पूरी कर सकते हैं, इसीलिए ये डिक्लाइनिंग फेज में है। दूसरा पॉइंट, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। हर एक कमोडिटी इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का। अब जैसे 1 कप चाय अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो, 1 कप चाय अगर मैं गिव अप करता हूं तो उसके बदले में 1 कप कॉफी लूंगा। 2 कप चाय अगर गिव अप करता हूं तो 2 कप मैं उसके बदले में कॉफी लूंगा। 3 कप चाय अगर गिव अप करता हूं तो मैं 3 कप उसके बदले में कॉफी लूंगा। लेकिन आलू और प्याज, क्या ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है? क्या ये दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है? तो 1 किलो आलू बराबर 1 किलो प्याज, ऐसा कौन सा लॉजिक है?
ऐसा कोई लॉजिक है क्या? नहीं। ये दोनों क्या है? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, एक दूसरे से मेल नहीं खाते। जब इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो हमेशा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइनिंग रहेगा। तो सर अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहा तो, अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट रहेंगे, जैसे टी और कॉफी का मैंने एग्जांपल दिया, तो एक चाय अगर मैं गिव अप करता हूं तो एक चाय की जगह मैं एक कॉफी लूंगा, चार चाय की जगह चार कॉफी लूंगा, पांच की जगह पे मैं पांच लूंगा। तो वैसे सिनारियो में जब आप कैलकुलेशन करोगे, आगे है, तो वैसे सिनारियो में जब दो कमोडिटी जो कंसीडरेशन में है, अगर वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो उनका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा 1 आता है। हमेशा क्या आता है? 1। हमेशा क्या आता है? 1, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है, एक क्वांटिटी कम हो रही है। चेंज कितना है? 1। 1 by 1 इज ऑलवेज 1। सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ परफेक्ट substitutes will always be 1, will always be 1, will always be 1, will always be 1। वो आगे पॉइंट में आना है, क्योंकि इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है दो कमोडिटी, इसीलिए मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा डिक्लाइनिंग आता रहेगा, क्योंकि उसमें कोई प्रमाण ही नहीं है कि एक गिव अप करेंगे तो उसकी एक अगर गेन करना है तो दूसरे का गिव अप कितना है ये अपने को नहीं समझ में आ रहा, तो हम अपने हिसाब से जितनी चाहे उतनी क्वांटिटी कम कर ले रहे हैं। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है? Want is satiable and they are imperfect substitute. These are the two reasons why the marginal rate of substitution is declining. अभी ओके, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ A अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ B, ये उसका फॉर्मूला जो ऊपर मैंने बताया था, राइट? Hence the declining marginal rate of substitution is the cause for downward sloping indifference curve. जब हम कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं, जैसे जैसे एक कमोडिटी की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं वैसे दूसरे की हम कम करते जा रहे हैं, और जब हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन होते जा रहा है, और ये डिक्लाइनिंग, ये डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो मैंने आपको इनडिफरेंस कर्व बनाकर बताई, दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यूटिलिटी कैसी है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में डिमिनिशिंग। यूटिलिटी कैसी है? डिमिनिशिंग। जैसे जैसे मैं कमोडिटी का कंजम्पशन करते जाता हूं वैसे यूटिलिटी डिक्लाइन होते जाती है। डिक्लाइनिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब यहां पर एक का बढ़ाना है तो दूसरे की क्वांटिटी कम करना है, एक की क्वांटिटी बढ़ाना है दूसरे की क्वांटिटी कम करना है, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे चल रहा है? इनवर्स। तो बट ऑब्वियस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से मेरी इनडिफरेंस कर्व भी हमेशा कैसी होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। अभी ओके? यस और नो? राइट, स्टार्ट। सो फाइनली वी कंप्लीट द डिस्कशन ऑन इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व का हमारा जो डिस्कशन है यहां पर खत्म होता है। इसके बाद अभी हमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट देखना है वो है इनडिफरेंस मैप। Collection of two or more indifference curve is called as indifference map. What is the definition? Collection of two or more indifference curve is called as indifference map. अगर दो indifference curve है, तो मुझे एक बात बताओ साक्षी चौधरी, कि दो indifference curve अगर है तो दो indifference curve सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाते हैं या अलग अलग? अलग अलग। ये बात तो अभी सिखाई मैंने, ध्यान है ना सभी लोगों का? भाले लक्ष्य है कि नहीं? अगर दो इंडिफरेंस कर्व है तो दो इंडिफरेंस क्या डिनोट करता है बेटा रिया? दो इंडिफरेंस कर्व डिनोट करते हैं डिफरेंट सेटिस्फैक्शन। कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड एज indifference map. It is called as indifference map, and every indifference curve denotes different level of satisfaction, but every combination of two goods lying on the same indifference curve give us the same level of satisfaction. बरोबर है कि नहीं? Combination of two goods lying on two different indifference curve will give us different level of satisfaction, and collection of two or more indifference curve is called as indifference map. अभी clear है ना? चलो फिर आ जाओ। इंडिफरेंस मैप, कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड एज इंडिफरेंस मैप. Each indifference curve represents a certain level of satisfaction. Upward indifference curve denotes higher utility, higher satisfaction.
whereas a lower indifference curve denotes lower utility and lower satisfaction. In case of indifference map, the utility derived on indifference curve on each indifference curve is different. In case of indifference map, the utility derived on different indifference curve is always different. Rather than using different, you can also use the word each. Each indifference curve is different. ये मेरा इंडिफरेंस मैप है जहां पे मेरे पास कितने इंडिफरेंस कर्व बेटा 3. कितने हैं मेरे पास 3. IC1, IC2 and IC3. There are 3 indifference curve. So my question to you Ganesh, if I take a combination A, if I take a combination B, if I take a combination C, do combination A, B and C give me the same level of satisfaction? No. Okay. Julie, A, B, C, A, B, C. Do 3 combinations A, B and C give me the same level of satisfaction? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Why? Because they are lying on the same indifference curve. All the combinations of 2 goods lying on the same indifference curve give us the same level of satisfaction. All the combinations of goods lying on different indifference curve give us the different level of satisfaction. A higher indifference curve gives us the higher level of satisfaction. A lower indifference curve gives us the lower level of satisfaction. अंबर सरी आप मुझे बताओ तुम. A, B, C. अंबर सरिया A, B और C 3 कॉम्बिनेशन है 3 अलग अलग इंडिफरेंस कर्व में. अब इन तीनों कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कौन से पॉइंट पे है? सी पॉइंट पे. वेरी गुड. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अंबर सरिया. जागते रहो. सर मैं नहीं सो रहा था. ठीक है. हाँ अजीत दादा, out of combination A, B, C, which combination of goods will give me the lower level of satisfaction? A. Very good. A, B and C. समझे? So I hope indifference curve, indifference map, level of satisfaction, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व, सेम इंडिफरेंस कर्व, ये सारे कंसेप्ट अब आपके दिमाग में फिट और क्लियर हो चुके हैं. हाँ या ना? राइट. नाउ इन दिस गिवन इंडिफरेंस मैप, तो यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन ए बी सी लिया है. ए कॉम्बिनेशन कहाँ है? यहाँ पर. तो यहाँ पे मेरी यूटिलिटी कितनी है? 50. क्योंकि IC 1 2 3 के अंदर लोअर सेटिस्फेक्शन कहाँ है बेटा मेरा? IC 1 पे. बी कॉम्बिनेशन पे कितना सेटिस्फेक्शन है? 60. और सी पे कितना है? 70. वापस से बता रहा हूं, ये ऑर्डिनल मेजरमेंट है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे नंबर्स लिए हैं. ऐसे नंबरिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में नहीं लिए जाते हैं, लेकिन नंबर देखा तो अपने को कंसेप्ट दिमाग में बैठता है. तो IC1 का सेटिस्फेक्शन कितना है बेटा? 50. इसका कितना है? 60. इसका कितना है? 70. तो अगर मैं कोई भी कॉम्बिनेशन IC1 पे लेता हूं तो मुझे क्या सेटिस्फेक्शन देगा? क्या सेटिस्फेक्शन देगा? 50. कोई भी कॉम्बिनेशन लेता हूं जो IC2 पे लाया होगा वो क्या सेटिस्फेक्शन देगा? 60. और अगर कोई भी कॉम्बिनेशन लेता हूं जो कि तीसरे वाले IC3 पे अगर लाया होता है तो क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा? 70. यस और नो? हाँ या ना? 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 बोलो यस और नो? यस और नो? ओके. Now starting with the next heading, properties of the indifference curve. ये पूरा कंप्लीट करने के बाद ही मैं छोड़ूंगा. कीप पेशेंस. पहला पॉइंट, indifference curve will not touch either of the axis. Indifference curve will not touch either of the axis. ना x एक्सिस को कभी टच करेगा ना y एक्सिस को कभी टच करेगा. डेफिनेशन क्या बोला था? Indifference curve is a combination of 2 goods where the given combination of 2 goods lying on the same indifference curve will always give me the same level of satisfaction. मान लो मेरी ये indifference curve है जो कि x एक्सिस और y एक्सिस को टच करती है.
जहां पे y एक्सिस पे वो टच करती है A1 पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वो टच करती है B पॉइंट पे, A पॉइंट और B पॉइंट, यस और नो। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन A लेता हूं, कॉम्बिनेशन A लेता हूं, तो उसकी सबसे मेरी क्वांटिटी कितनी रहेगी गुड y की, OA सॉरी, गुड y की क्वांटिटी कितनी रहेगी OA, लेकिन गुड x की क्वांटिटी कितनी रहेगी 0, गुड x की क्वांटिटी कितनी रहेगी 0, 0 कॉमा OA, इज इट अ कॉम्बिनेशन? नो। कैसा कॉम्बिनेशन हुआ बेटे? 0 क्वांटिटी है तो कॉम्बिनेशन थोड़ी होता। अगर दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन लेना है तो हर एक कमोडिटी का कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी लेना पड़ेगा, यानी कम से कम कितना लेना पड़ेगा? एक। कम से कम कितना लेना पड़ेगा? एक। अगर मैं एक क्वांटिटी x का लेता हूं, x क्वांटिटी एक, y क्वांटिटी एक, एक और एक मिलके बनता है कॉम्बिनेशन। 1 और 0 का कॉम्बिनेशन होता है क्या? 0 1 का कॉम्बिनेशन होता है क्या? नहीं। अब अदरवाइज देखो, बी वाले पॉइंट की तरफ आओ, बी वाले पॉइंट की तरफ आऊंगा तो मेरा ये क्वांटिटी हो गया गुड x का, लेकिन गुड y का कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्वांटिटी कितना है? 0। देन आई विल बी लेफ्ट विथ सिंगल कमोडिटी। इनडिफरेंस कर्व अप्लाइज व्हेन वी सेलेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, एंड फॉर कॉम्बिनेशन मिनिमम क्वांटिटी कितना लगता है? एक एक। अगर मिनिमम क्वांटिटी एक है गुड x और गुड y का, तो क्या किसी भी हाल में इनडिफरेंस कर्व एक्सिस को टच होगी क्या? एक्सिस को टच होगी क्या? एक्सिस को टच होंगे क्या? नहीं। दैट इज द रीजन व्हाई द इनडिफरेंस कर्व नेवर टचेस आइदर ऑफ द एक्सिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहला पॉइंट मेरा यहां पर खत्म हुआ, पहला पॉइंट मेरा यहां पर खत्म हुआ। इन द गिवन डायग्राम combination A gives us 0 quantity of good x and 1 quantity of y, combination B gives us 0 quantity of y and 1 quantity of good x. In case of indifference curve analysis, we need to have a combination of minimum two goods. The combination A and B leave us with a single commodity good x and good y, as indifference curve cannot touch either of the axis. अभी okay, अभी okay. Next point क्या बोलता है? Indifference curve slopes downward from left to right. Properties पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं? Properties of indifference curve. ऑलरेडी बताया मैंने, बताओ इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट क्यों है? ड्यू टू डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट क्यों है? ड्यू टू डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। As the marginal rate of substitution is declining, the indifference curve is always downward sloping from left to right. Yes or no? The indifference curve is downward sloping from left to right due to diminishing or declining rate of marginal rate of substitution. Yes or no? Point number 2 khatam. Point number 3, two indifference curve can never intersect each other. ये भी पॉइंट समझती है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं? टू इंडिफरेंस कर्व। क्या बोल रहा हूं मैं गणेश? इसनो 2, प्रेम गिरू 2, ओके। ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ये एक इंडिफरेंस कर्व है, दो इंडिफरेंस कर्व है। अगर दोनों इंडिफरेंस कर्व अगर इंटरसेक्ट होते हैं, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व इक्वल होते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों कर्व इक्वल होते हैं, और जहां इक्वल हुआ इसका मतलब दोनों कर्व पे यूटिलिटी क्या है? सेम है। लेकिन प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा है शुरुआत में, कि दो अलग इंडिफरेंस कर्व में अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा, हाँ या ना? तो दो इंडिफरेंस कर्व में अगर अलग अलग सेटिस्फैक्शन है तो ये कभी इंटरसेक्ट हो सकती है क्या? कभी इंटरसेक्ट हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि इंटरसेक्ट हुआ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दोनों भी कर्व का सेटिस्फैक्शन सेम होगा, यानी कॉम्बिनेशंस लाइंग ऑन बोथ द इंडिफरेंस कर्व विल गिव अस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऐसा कभी हो सकता है? नहीं। इंडिफरेंस कर्व का जो हमने शुरुआत में पूरा कंसेप्ट पढ़ा वो क्या कहता है? अलग इंडिफरेंस कर्व यानी अलग सेटिस्फैक्शन, दो इंडिफरेंस कर्व यानी दो अलग सेटिस्फैक्शन। जब दो अलग सेटिस्फैक्शन है तो क्या दो इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे कि अब इस पॉइंट को देख लो, ये ए वाला पॉइंट और ये सी पॉइंट, ये IC2 पे है, IC2 पे। लेट्स से यहां पे सेटिस्फैक्शन जो है, मैं नीचे का एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ता, डायरेक्ट डायग्राम से समझाता हूं। कितना है मेरा सेटिस्फैक्शन? 60। कितना है सेटिस्फैक्शन मेरा? 60। हायर इंडिफरेंस कर्व मींस
हायर सेटिस्फेक्शन, बरोबर. लोअर इंडिफरेंस कौन सा है मेरा, IC1. लेट से यहां पे मेरा सेटिस्फेक्शन कितना है, 50. अब ए और सी, combination A is equal to combination C is equal to 60 because they both lie on the same indifference curve which is IC2. Yes or no? Now combination A and combination B lie on IC2. That means combination A is equal to combination B is equal to 50. If A is equal to C, if A is equal to C and A is equal to B, that means A is equal to B is equal to C. But यहाँ पे 50 is it equal to 60? Is 50 is equal to 60? No, which is not possible, which can't be proved, which can't be proved. Two indifference curve have two different satisfaction. As they both have two different satisfaction, they can never intersect each other. Are we okay? प्रॉपर्टी समझ में आया. टू इंडिफरेंस कर्व कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, आया ना. नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. क्या बोल रहे बेटा, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. व्हाट डू मीन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव? दिस इज हाँ, ये क्या है, कॉनकेव. केव बन रहा है ऐसा, केव बन रहा है. दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स. कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. तो इंडिफरेंस कैसी है हमारी, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. क्या बेटा इंडिफरेंस का मेरी, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. Now this convex shape of the indifference curve is again due to declining marginal rate of substitution. The indifference curve cannot be concave to origin because the rule of marginal rate of substitution won't apply. Concave अगर कर लिया तो इसका मतलब दोनों की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा. जहां मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होता, जो क्या कहता है एक पाना है तो दूसरा खोना है. समझ में आया? Are you getting my point? Yes or no? Hence the indifference curve is always convex to origin due to diminishing rate of marginal rate of substitution. Now let's try to find out the indifference curve. यहाँ पे पॉइंट खत्म होता है, यहाँ पे पॉइंट नया शुरू हुआ, ये है पांचवा पॉइंट. इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज ऑलवेज यल शेप्ड, इज ऑलवेज यल शेप्ड. इंडिफरेंस कर्व कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के हिसाब से हमेशा कैसी रहेगी, यल शेप्ड. पहली पॉइंट, रिलेटेड गुड्स में दो तरह होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन सा होता है, वेयर यूज ऑफ वन गुड इज डिपेंडेंट ऑन अनदर, वेयर टू कमोडिटीज कैन बी यूज्ड टुगेदर फॉर सेटिस्फाइंग अ सिंगल वांट, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. क्या बोल रहे हैं यहां पर, indifference curve in case of complementary goods is always L-shaped, is always L-shaped, is always L-shaped, is always L-shaped. कैसे, तो समझो. Now we are taking example of shoes, a pair of shoes. A pair of shoes is formed by two shoes. One is right shoe, one is left shoe. Right shoe can be used with left shoe, left shoe can be used with right shoe. खाली राइट शू पहन के लंगड़ी करके जाएंगे क्या, कि लेफ्ट पहन के खाली चलेंगे क्या? नहीं, फैशन है, कुछ भी कर सकते, भरोसा नहीं आजकल. एक ही पहन क्या है तो फिर क्या है, फैशन का है कि जलवा, भरोसा नहीं आजकल का. हाँ, इसमें का कोई भरोसा नहीं हमारे. सब नॉर्मली अब जब हम बात कर रहे हैं, नाउ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, now can I say right pair and left pair, they both are complementary to each other, where they both can be used to satisfy a single want, that is wearing as footwear. A right pair is not useful without left pair and a left pair is not without useful with right pair. They both are complementary to each other, they both are complementary to each other. Yes or no? हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है. अभी के लिए न्यूमेरिक में अपन मेजर नहीं कर सकते,
लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ये अज्यूम कर लो कि 1 पेयर ऑफ शूज विल गिव अस 50 सेटिस्फैक्शन। कितना? 50। लेट अस अज्यूम कि 1 पेयर ऑफ शूज विल गिव अस 50 सेटिस्फैक्शन। कितना बेटा? 50। कितना बेटा? 50। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं। कैन इंडिफरेंस कर्व टच आइदर ऑफ द एक्सिस? कैन इंडिफरेंस कर्व टच आइदर ऑफ द एक्सिस? नो। तो कॉम्बिनेशन में दोनों भी राइट शू लेफ्ट शू का कम से कम एक एक क्वांटिटी तो आना चाहिए। कम से कम एक एक क्वांटिटी तो आना चाहिए, चाहे एक राइट हो चाहे एक लेफ्ट हो, एक लेफ्ट या एक राइट आना ही चाहिए। तो मेरे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो पहला कॉम्बिनेशन है मेरा 1 राइट शू 1 लेफ्ट शू, एक राइट और एक लेफ्ट। एक राइट और एक लेफ्ट को मिलाकर मेरा कॉम्बिनेशन हुआ, तो मेरे पास पेयर कितने बने? एक। पेयर कितने बने मेरे पास? एक। तो मेरी यूटिलिटी कितनी है? मैंने कहा एक पेयर की यूटिलिटी कितनी है? 50। एक पेयर की यूटिलिटी कितनी है? 50। आया ना? 50। नाउ वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ अ सिंगल इंडिफरेंस कर्व। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, सीधे बैठो। वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ अ सिंगल इंडिफरेंस कर्व। We are trying to draw a single indifference curve for a pair of shoes where 1 pair of shoes gives us a satisfaction of 50. What is the property of indifference curve? All the points lying on the same indifference curve, all the combination lying on the same indifference curve should give us the same level of satisfaction. अब पहला पॉइंट क्या था अपना? 1 राइट 1 लेफ्ट। सेटिस्फैक्शन कितना हुआ? 50। लास्ट तक वही मेंटेन होना चाहिए। चेंज हो गया तो इंडिफरेंस कर्व हमारी चेंज हो जाएगी। हमें एक ही इंडिफरेंस कर्व अभी निकालनी है, ठीक है? और एक ही इंडिफरेंस कर्व निकालने के लिए जो रूल अप्लाई करना होगा वो होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सिर्फ एक को ही पाया जा सकता है, दोनों को पा सकते हैं क्या हम? नहीं। जैसे एक राइट और एक लेफ्ट है, अगर मैं एक राइट बढ़ा देता हूं और एक लेफ्ट की क्वांटिटी बढ़ा देता हूं, दोनों की एक एक क्वांटिटी बढ़ा देता हूं, तो मेरे पास पेयर कितने हो जाएंगे बेटा? 2। पेयर कितने हो जाएंगे मेरे पास? 2। 1 पेयर इज इक्वल टू कितनी यूटिलिटी? 50। तो 2 पेयर की यूटिलिटी कितनी हो गई? 100। तो क्या मेरी इंडिफरेंस कर्व बदल गई? बदल गई ना? नहीं। तो मैं दोनों को नहीं बढ़ा सकता, मुझे दोनों में से एक को ही बढ़ाना होगा। हाँ या ना? मुझे दोनों में से किसी एक को ही बढ़ाना होगा, क्योंकि मैं राइट और लेफ्ट की दोनों की अगर एक एक क्वांटिटी बढ़ा देता हूं तो मेरे पास पेयर बढ़ जाएगा। पेयर बढ़ने से मेरी यूटिलिटी बढ़ जाएगी और यूटिलिटी बदलते ही मेरी इंडिफरेंस कर्व चेंज हो जाएगी। एक सिंगल इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसे आता है वो समझना है, तब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होगा जो कहता है बढ़ाना है बढ़ाओ, घटाना है घटाओ, लेकिन किसी भी एक ही पेयर का आप कर सकते हो, एक तो लेफ्ट या तो राइट। तो हम क्या करते हैं? दोनों वाइज चेक करते हैं। पहले हम क्या करते हैं? बी सी और डी कॉम्बिनेशन में राइट जो शू है उसकी एक एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमारे पास लेफ्ट शू की क्वांटिटी कितनी है? 1। अगर उसको भी खो दे तो क्या हो जाएगा? 0। 0 होगा तो कॉम्बिनेशन बढ़ेगा क्या? नहीं। फिर इंडिफरेंस क्या होगी? एक्सिस को टच होगी, जो कि वो नहीं हो सकती। तो 1 को आप कम कर सकते हो क्या? नहीं। तो ये 1 एज इट इज चलता रहेगा। 1 मेरा एज इट इज चलता रहेगा। अब देखो दूसरा वाला एग्जाम्पल है। गणेश के पास 2 शूज है। कौन से वाले? राइट के। और एक कौन सा है? लेफ्ट के। तो कैसा करेंगे गणेश? एक पैर में डाल लेगा और राइट शू हाथ में। यूटिलिटी आयरन मैन, जूता मैन, शू मैन। हाँ, विल इट गिव हिम यूटिलिटी? अभी देखो उसके पास 2 राइट है 1 लेफ्ट है। अल्टीमेटली पेयर कितना बनेगा गणेश का? 1। अल्टीमेटली पेयर कितना बनेगा? 1। तो यूटिलिटी अभी भी मेरी 50 है। यूटिलिटी अभी भी मेरी 50 ही है। हाँ या ना? क्योंकि दोनों की अगर एक एक बढ़ा देते तो गणेश के पास कितने पेयर हो जाते? 2 पेयर यानी डबल यूटिलिटी। तो यूटिलिटी कितनी हो जाती? 100। तो मेरी इंडिफरेंस कर्व बदल जाती। लेकिन अपने को एक इंडिफरेंस कर्व ही देखना है, तो अपने को इसको 50 मेंटेन करना जरूरी है, बिकॉज ऑल द कॉम्बिनेशंस लाइंग ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व गिव अस द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और एक से कम क्वांटिटी इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज द इंडिफरेंस कर्व नेवर टचेस आइदर ऑफ द एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या? जो ऊपर पड़ा है हर चीज यहां पे अप्लाई करना है।
फिर कॉम्बिनेशन सी। अब गणेश के पास कितने हैं? 3 राइट। कितने हैं? 3 राइट और 1 लेफ्ट। पेयर कितना बनना है? 1। यूटिलिटी कितनी है? 50। अब जो 2 एडिशनल राइट है, एक तो हाथ में पहन लिया, अब ये राइट वाला और एक्स्ट्रा उसको लेफ्ट हाथ में तो नहीं लग सकता। अल्टीमेटली इसमें से निकल रहा कितना है? 1 पेयर। अल्टीमेटली इसमें से निकल कितना रहा है? 1 पेयर। हाँ या ना? यूटिलिटी कितनी है मेरी? 50। बदल रही है क्या? नहीं। इसका मतलब अभी भी मैं सेम इंडिफरेंस कर्व पे हूं, अभी भी मैं सेम इंडिफरेंस कर्व पे हूं। सेटिस्फैक्शन बदल गया तो मेरी यूटिलिटी कब बदल जाएगी? चलो रुको, अगला कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन डी। अब कॉम्बिनेशन डी में उसके पास राइट के कितने जूते हैं? 4, लेकिन बेटा लेफ्ट का कितना है? 1। अल्टीमेटली पेयर कितना बनेगा? 1। कॉम्बिनेशन के हिसाब से फिर यूटिलिटी कितनी मिलेगी? 50। हाँ या ना? गणेश का कहना है कुछ उल्टा करते हैं। अपन क्या करते हैं? ई एफ जी के अंदर एक एक क्वांटिटी राइट शू की करते हैं और राइट के नहीं बढ़ाकर लेफ्ट शू की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। सो 2 3 4, 1 ऑफ राइट 2 ऑफ लेफ्ट, 1 ऑफ राइट 3 ऑफ लेफ्ट, 1 ऑफ राइट 4 ऑफ लेफ्ट। doesn't make any difference because ultimately he'll be left with 1 pair. Ultimately he'll be left with 1 pair. Yes or no? तो यूटिलिटी कितनी रही मेरी? 50. Are we following each and every definition and point in the given schedule? हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन ले लिया ऑफ 2 गुड्स। द 2 गुड्स आर नॉट टचिंग आइदर ऑफ द एक्सिस क्योंकि हमने मिनिमम क्वांटिटी 1 कंसीडर करी है। एंड वी हैव एंश्योर्ड that all the combination give us the same level of satisfaction. Yes or no? हाँ या ना? क्या मैंने इंडिफरेंस कर्व की जितने प्रॉपर्टीज तुमको सिखाई वो सभी चीजें इसमें फॉलो की है क्या? हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? तो इंडिफरेंस कर्व के सारे प्रॉपर्टीज मैंने फॉलो किए, हर चीज को मैंने फॉलो किया। तो जो तुमने स्केड्यूल अभी बनाया राइट लेफ्ट शू का उसको प्लॉट करो और प्लॉट करने के बाद जो भी कॉम्बिनेशंस का जो तुम्हें दिखेगा वो आपकी इंडिफरेंस कर्व कुछ ऐसी आएगी। अब इंडिफरेंस कर्व कैसे दिख रही है आपको? एल शेप्ड। सो कैन आई से द इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज एल शेप्ड। अभी मैंने शूज का एग्जांपल दिया है, आप टी शुगर करो कुछ भी करो, अल्टीमेटली उसका एल शेप पे आना है। अगर आपके मन के हिसाब से आपको कुछ करना चाहो, ट्राई करना चाहो तो करो। जैसे 1 चम्मच शक्कर और 1 कप दूध, सॉरी 1 cup of tea and 1 cup of sugar will make us a perfect tea which will give us a utility of 50. Now I have 2 cup of tea but 1 cup of sugar. Ultimately मिठास किसमें है? 1 में है, तो यूटिलिटी सिर्फ 1 से ही मिलेगी। दूसरी चाय है लेकिन शक्कर है क्या? नहीं। यूटिलिटी मिल रही क्या? नहीं। सो अल्टीमेटली ऐसा भी अगर तुम ट्राई करे, कैसे भी ट्राई करो, राइट लेफ्ट राइट शू करो, 1 टी कॉफी टी और शुगर का ट्राई करो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मन चाहे एग्जाम्पल ले लो, ultimately indifference curve in case of complementary goods will always be L shaped, will always be L shaped. Yes or no? हाँ या ना? सबको समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, द इंडिफरेंस कर्व इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इज ऑलवेज अ लीनियर कर्व। अभी थोड़ी देर पहले बताया टी और कॉफी, लीनियर कर्व यानी स्ट्रेट लाइन, लीनियर कर्व यानी स्ट्रेट लाइन। लीनियर कर्व कब बनती है? जब 2 वेरिएबल के अंदर प्रोपोर्शनेट चेंज होता है तो लीनियर कर्व बनती है, यानी एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनती है, राइट। अब देखो वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। रिलेटेड गुड्स 2 तरह के हैं, एक है कॉम्प्लीमेंट्री, एक है सब्स्टिट्यूट। हो प्रथमेश नागलीकर, रिलेटेड गुड्स कितने तरह के? पहला कौन सा है? रिलेटेड गुड्स में पहला गुड्स कौन सा है? अभी क्या पढ़ा रहा था मैं इतनी देर से? किधर ध्यान है तेरा? पहला अभी कमोडिटी पढ़ा है ना मैंने, ये एल शेप्ड जो कर्व बनाई मैंने, ये कौन से कमोडिटी की इंडिफरेंस कर्व है? ये इंडिफरेंस किस चीज की है? ये सब्स्टिट्यूट की है। ये किस चीज की कर्व है? क्या कर रहे हो तुम क्लास में? कर क्या रहा बेटा? हाँ बाबा जी का प्रवचन चालू है, बस आके बैठ के हाजिरी लगाने का अपना बस। हाँ जो उसको बोला वही तुझे बोल रहा हूं, एक तो तुम बनो मत या बनाओ मत, समझे?
ये सब्स्टिट्यूट की है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। लक्ष्मण कौन है? तो राम के बेटे। वाह, इतना भी बुरा रामायण नहीं पढ़ा है होगा किसी ने। इतनी देर से चीख चीख के बोल रहा हूं, चीख चीख के बोल रहा हूं, चीख चीख के बोल रहा हूं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इंडिफरेंस कर्व कैसी होती है? वो किस चीज की इंडिफरेंस कर्व है? काय करायला काय नेमकं काय चालू आहे तुझं? मोबाइल पे फ्रेंडी मैसेज भेज रही का देखो? ध्यान भटक रहा है, ध्यान लगा इधर। इथून गोटा खायचे नाहीत। माझी बारी आल्यावर बघू, मैं रैंडमली किसको भी पिक करूंगा, तुम इधर ध्यान दो। दिस इज पैथेटिक। Now indifference curve in case of related goods. Related goods are of two types. One is complementary, another is substitutes. One is complementary, another is substitute. Complementary के केस में indifference curve कैसी होती है? L shape. अब बात करते हैं substitute की। टी कॉफी substitute, 5 कप टी 5 कप कॉफी, ठीक है। न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से देखेंगे और वो हिसाब से फिर समझेंगे, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूट के केस में 1 आता है और 1 के हिसाब से मेरी लीनियर कर्व बनती है, ये मैंने बताया था। कैसे? तो देखो, कॉम्बिनेशन ए में 3 कप चाय 6 कप कॉफी, अल्टीमेटली पूरे कप कितने हैं? 9। पूरे कप कितने हैं? 9। एक कप की यूटिलिटी 50, तो पूरी यूटिलिटी कितनी हुई? 450। हाँ या ना? हाँ या ना? यानी एक कप चाय मुझे कितनी यूटिलिटी देती है? 50। एक कप कॉफी कितनी यूटिलिटी देती है? 50। ऑल द कॉम्बिनेशंस लाइंग ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व शुड ऑलवेज गिव मी द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी चाय और कॉफी का मैं कोई भी कॉम्बिनेशन लेता हूं तो मुझे उसमें से सेटिस्फैक्शन कंपल्सरीली कितना आना चाहिए बेटा? 450। यस और नो? अब बी में आ जाओ। बी में मैंने क्या किया है? चाय की एक क्वांटिटी बढ़ा दी है, चाय की एक क्वांटिटी बढ़ा दी है। अगर मैं कॉफी की क्वांटिटी नहीं घटाता, अगर मैं कॉफी की क्वांटिटी नहीं घटाता तो मेरे पास बचेगा 4 कप चाय और 6 कप कॉफी। 4 कप चाय 6 कप कॉफी, 10 कप चाय और कॉफी, यूटिलिटी होती है 500। यूटिलिटी कर्व बदल गई। वी हैव टू मेंटेन सेम सेटिस्फैक्शन टू ड्रॉ सिंगल इंडिफरेंस कर्व, यस और नो? So what I'll have to do? I have to give up. I'll have to give up. I have to give up coffee. तो 9 कप ही बनने चाहिए, चाहे चाय हो या कॉफी हो। तो मैंने अगर एक क्वांटिटी चाय की बढ़ाई है तो कॉफी की कितने कप कम करने पड़ेंगे? 1। हाँ या ना? हाँ या ना? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ बी। ए कौन सा कॉमोडिटी है जो सैक्रिफाइस हुआ है? ठीक, कैसे पे? कॉफी। कॉफी का कैसा है फिर? कॉफी का कैसा है? 6 - 5 अपॉन 4 - 3 इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1। आला का? आला का? आला का? अगर मैं कॉफी की क्वांटिटी कम नहीं करता तो 6 कप कॉफी 4 कप चाय 10 कप हुए, मल्टीप्लाइड बाय 50, 500 यूटिलिटी हुई। यूटिलिटी चेंज, इंडिफरेंस कर्व चेंज। अपने को सिंगल इंडिफरेंस करना है तो अपना सेटिस्फैक्शन सेम रहना चाहिए। चाय कॉफी का कॉम्बिनेशन 9 के ऊपर नहीं रहना चाहिए, 9 से ज्यादा नहीं, 9 से कम नहीं। ज्यादा या कम हो जाता है तो यूटिलिटी चेंज होगी, इंडिफरेंस कर्व चेंज होगी। हाँ या ना? अगर मैं 5 कप चाय लेता हूं तो मुझे कॉफी कितनी लेनी पड़ेगी? 4 कप। पूरा कितना होगा? 9 मल्टीप्लाइड बाय 50, 450। और डी कॉम्बिनेशन 6, 3, 9, 450। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैलकुलेट नहीं करता, हर जगह पे 1111 आ जाएगा। ये तो आई होप अब सबको समझ गया है। हाँ या ना? अब मेरे पास कॉम्बिनेशन ए बी सी डी है, 2 कमोडिटी का गुड एक्स गुड वाई, जो कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर है। जो कि क्या है बेटा? perfect substitute of each other, where one can be replaced easily by another. You can either replace tea with coffee or coffee with tea, doesn't make a difference,
But what we observe in the schedule is that the marginal rate of substitution in case of perfect substitute is always coming to 1. Is always coming to 1. So let's draw the indifference curve. अगर इंडिफरेंस कर्व अगर हम देखें तो इसमें कोई कर्व नहीं है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि यहां चेंज कैसा बेटा, प्रोपोर्शनेट चेंज है. चेंज कैसा है, प्रोपोर्शनेट चेंज है. इंडिफरेंस कर्व में थोड़ा भी कर्व नहीं है. इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन कैसी है, एकदम स्ट्रेट लाइन की जैसी है. कैसी है, स्ट्रेट लाइन. लीनियर लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन. लीनियर यानी कर्व होता है कि उसमें नहीं. समझ में आया. और ये लीनियर शेप जो इस परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इंडिफरेंस कर्व का है, ये क्यों है, बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइन हो रहा है. क्या हर जगह पे क्या है, 1. हर जगह पे क्या है, कांस्टेंट. हर जगह पे कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 है. इसीलिए मेरी इंडिफरेंस कर्व क्या बन रही है बेटा, लीनियर कर्व, स्ट्रेट लाइन. यस और नो. अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर डिक्लाइन हो रहा है तो मेरा इंडिफरेंस कर्व डिक्लाइन होगा, लेकिन वो थोड़ा कर्व होता है बेटा. उसमें क्या होता है, कर्व होता है. लेकिन सब्स्टिट्यूट के इसमें कर्व होता है क्या, नहीं. इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में कर्व होता है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्लाइनिंग होता है. कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर एल शेप्ड होता है, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के अंदर लीनियर कर्व, स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व रहेगा, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा 1 होता है. अभी ओके, अभी ओके. हाँ, किसी को पूछना है, बोल बेटा, बोल. जूली कुछ बोली, जूली कुछ बोली, तो नहीं बोली, कुछ बोली कहा, हाँ नहीं बोली ना. अब बोल भी मत, बोलेंगे तो बहुत मार खाएंगे. कहाँ चलो, कुछ नहीं, चलो अभी लो. अभी टाइम मेरे को लगा बहुत लगेगा, लेकिन बहुत कम टाइम में हो गया, क्योंकि रीडिंग करने की जरूरत नहीं है. हाँ 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 हाँ, ठीक है. आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दो ऑप्शन है. एक तो आज तक का पूरा कंप्लीट करके कल मुझे दिखाइए, या दूसरा और 15-20 मिनट मुझे इंडिफरेंस कर्व के बाद जो बजट लाइन है उसका कंसेप्ट पढ़ाने दीजिए. पढ़ाओ ना, हाँ पढ़ा था. चलो आगे का कंसेप्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बहुत सिंपल है. हाँ हाँ देखेंगे सिर्फ. So my dear friends, we have now completed the concept of the different properties of indifference curve. अब हम ये समझ चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है, इंडिफरेंस मैप क्या है, हमारे इस इंडिफरेंस कर्व के अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या है. Now let's move on to the next concept, second last concept of this particular unit, that is budget line. बहुत आसान कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है. पैसे नहीं है रे मेरे पास, मनी पैसा है. सी पुअर फेलो 100 रुपीज इन माई पॉकेट. अभी ये देखो, ये 100 रुपए की नोट है, ये 100 रुपए की नोट है. माई सिंपल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, कैन आई बाई कमोडिटीज ऑफ वैल्यू एक्सेस 100 रुपीज विद दिस 100 रुपीज नोट? क्या मैं 200 रुपए की चीजें दुकानदार को 100 रुपए देके ले लूंगा, बाकी का डिस्काउंट कर दो, चलता है क्या? अरे भाई तेरे को अभी जो पूछ रहा है उसका जवाब दे, ज्यादा दिमाग मत लगा. तेरे को बोला ना, जितना बोला उतना ही कर, ज्यादा बोलू क्या कुछ? हाँ, तो ये 100 रुपए की नोट है, तो क्या मैं 100 रुपए की नोट से 200 रुपए का सामान खरीद सकता हूं? खरीद सकता हूं क्या? क्या मैं 100 रुपए की नोट से 100 रुपए की चीजें खरीद सकता हूं? हाँ या ना? 100 रुपए की चीज 100 रुपए के नोट से खरीद सकता हूं. क्या मैं 100 रुपए के नोट से अंबरसरिया 20 रुपए की चीजें खरीद सकता हूं? खरीद सकता हूं. ओके जूली तुम बताओ कि अगर 100 रुपए की नोट मेरे पास है, अभी 100 रुपए के नोट से क्या मैं 50 रुपए की चीज खरीद सकता हूं? 80 रुपए की? अच्छा 120 रुपए की? 150 रुपए की?
200 रुपए की, 500 रुपए की। अच्छा, यानी इतने बजट में 100 रुपए का ही चीज मिलेगा, इतने में इतना ही मिलता है, इतने में इतना ही मिलता है। तो जितना बजट है उतना ही मिलता है, बस इतना ही कंसेप्ट है बजट लाइन। बजट लाइन ये कहता है कोई चलो वो लोग कुछ नहीं, अब यूनिट खत्म करने की बात हुई है। बजट लाइन का कंसेप्ट यही दर्शाता है, हर कंज्यूमर का अपना एक बजट होता है, उस बजट से हम बनाते हैं बजट लाइन। एवरी कंज्यूमर whether he has unlimited resources or limited resources, limited resources, every consumer has limited resources, yes or no? Every consumer has limited resources. Now with the limited resources, the limited resources को कंसिडर करके जो मैं लाइन बनाऊंगा वो मेरी क्या बन जाएगी, बजट लाइन। कैन आई स्पेंड और कैन आई बाय कमोडिटीज और कैन आई इनकर एक्सपेंडिचर एक्सेस ऑफ माई बजट? Can I incur expenditure on commodities within my budget? Can I incur expenditure on a commodity which lies on my budget line? Yes. 100 रुपए में 100 रुपए की चीज खरीद सकता हूं, 100 रुपए में 90 रुपए की खरीद सकता हूं, 80 रुपए की खरीद सकता हूं, लेकिन 120-200 रुपए की नहीं खरीद सकता। यही इस कंसेप्ट का मतलब है। The human wants are unlimited and the means to satisfy them are limited. The limited resources denote the budget of the consumer. Every consumer has to operate within a budget. The budget line shows all the combinations of the commodity which a consumer can buy from the available budget at a given price. So, budget is equal to price of price multiplied by quantity of X, price multiplied by quantity of Y. दो commodity का combination है, good X और good Y. तो good X की जितनी मैं commodity खरीदूंगा multiplied by price would be the price I will be paying for buying the quantities of good X. And price multiplied by quantity of Y will give me how much amount I will be spending on good Y. इन दोनों का जो पूरा एडिशन है, this should be less than or equal to my budget. It should be less than or equal to my budget. दोनों कमोडिटी कॉम्बिनेशन लेते हैं हम समझने के लिए, दोनों कमोडिटी का जो भी मैं कॉम्बिनेशन लेता हूं तो दोनों कमोडिटी का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी अगर निकालू, उन दोनों को सम कर लू, तो वो बजट से कम या बजट से इक्वल होना चाहिए। बजट से ज्यादा जा सकते हैं क्या हम? नहीं। इसीलिए फॉर्मूला क्या है बजट लाइन का? बजट लाइन का फॉर्मूला क्या है? प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू बजट, शुड बी लेस देन इक्वल टू द बजट। यस और नो? हाँ या ना? नाउ मिस्टर अमन हैज अ बजट ऑफ ₹300 टू परचेस टी एंड शुगर। अब बजट क्या है मेरा? 300 रुपए। अमन का क्या है? लेट्स से अमन ने, हमारा वरद है, वरद का बजट कितना है? 300 रुपए। हमारे वरद का बजट कितना है? 300 रुपए। नाउ ही वांट टू बाय डिफरेंट कमोडिटीज और डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टी एंड शुगर एट द गिवन प्राइसेस, राइट? कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी एंड कॉम्बिनेशन सी, तीन अलग कॉम्बिनेशन मैंने चूज किए हैं। प्राइस ऑफ टी 50 रुपीज पर केजी है और प्राइस ऑफ शुगर 100 रुपीज पर केजी है। हाँ या ना? तो पहले वाले कॉम्बिनेशन में 1-1 क्वांटिटी है, 2-2 क्वांटिटी है, 3-3 क्वांटिटी है, राइट? सो प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स यानी 50 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 50 आई विल बी नीडिंग फॉर बाइंग टी इन कॉम्बिनेशन ए एंड 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 100 आई विल बी रिक्वायरिंग टू बाय द क्वांटिटी ऑफ शुगर फॉर कॉम्बिनेशन ए। तो इस हिसाब से ये 100, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 100 और 50 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 50, 50 प्लस 100 इज इक्वल टू 150। सो व्हाट इज द बजट विच वरद रिक्वायर्स टू बाय कॉम्बिनेशन ए? 150। कैन यू मेक द चॉइस? कैन यू मेक द चॉइस? यस और नो? अब दूसरे पे आ जाओ, 50 और 2, 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 100। चाय का कितना लगेगा? 100 रुपया। 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 200, 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300। 100 रुपए चाय के, 200 रुपए शक्कर के, चीनी के, पूरे हुए 300 रुपए। वरद की जेब में कितने हैं? वरद की जेब में कितने हैं? 300। तो क्या ये कॉम्बिनेशन का चॉइस वो कर सकता है? हाँ या ना? अब कॉम्बिनेशन सी पे आओ, 3-3, 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 150, 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 300, 300 प्लस 150 450। जेब में कितने हैं? तो
300 रुपए में क्या 450 रुपए का चाय और शक्कर का सामान मिलेगा क्या? इतने पैसे में इतना नहीं मिलता, इतने पैसे में इतना नहीं मिलता। क्या किसी भी सिनेमारियो में हमारा जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, वर्द जो है, कैन ही गो अहेड ऑफ द बजट? कैन ही गो अहेड ऑफ द बजट? नो। अगर उसे बजट के आगे जाना है तो उसे बजट बढ़ाना पड़ेगा, रिसोर्सेस और लाने पड़ेंगे। रिसोर्सेस और लाओगे, बजट बढ़ाओगे तो बजट लाइन बदल जाएगी। लेकिन अभी के लिए उसकी बजट लाइन कितने की है? 300 रुपए की। कितने की है बेटा? 300 रुपए की। अब इसी स्केड्यूल के हिसाब से अपन डायग्राम बनाते हैं। ये हो गई मेरी बजट लाइन। ये बजट लाइन जो है ये 300 रुपए के आधार पे है। वो 300 रुपए कहां पे? कॉम्बिनेशन सेकंड पे। कॉम्बिनेशन कितना है मेरा? सेकंड। टू क्वांटिटी ऑफ, यहां पे थोड़ा ड्राइंग में गलतियां हुई है, 2 क्वांटिटी ऑफ टी एंड 2 क्वांटिटी ऑफ कॉफी, ये ऐसा आना चाहिए, है ना? सेकंड कॉम्बिनेशन बी पे, बरोबर? सही है ना? तो यहाँ ड्राइंग में थोड़ी गलती है। अभी के लिए थोड़ा उतना स्केल पे मत जाओ। अभी के लिए समझो कि ये 2 है। कितना है बेटा? ये 2 है और ये 2 है, ये 1 और ये 1, तो यहाँ पे लेट से 3 है और 3 है आगे है। ठीक है, तो ये मेरा कॉम्बिनेशन सी हुआ, ये मेरा कॉम्बिनेशन बी हुआ और ये मेरा कॉम्बिनेशन ए हुआ। ये जो मैंने लाइन बनाई, ये कौन सी लाइन है मेरी? बजट लाइन। ये सेकंड का है, जितना पैसा है मेरे पास, सेकंड कॉम्बिनेशन बी, जितना है उतना खर्च कर सकता हूं। अब बजट लाइन मैंने बनाई। ये जो लाइन खींची गई है, ये जो लाइन बनाई गई है, ये किसके बेस्ड है? बजट के बेस्ड है। इसीलिए इस लाइन को क्या बोल रहे हैं हम? बजट लाइन। क्या बोल रहे हैं बेटा हम? बजट लाइन। Can I make a choice of any combination which would lie within the budget? ये कॉम्बिनेशन, 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 infinite combinations are possible, but they should lie within my budget. But they should lie within my budget or they should fall below the budget line. Can I make a choice of any combination which lies on the budget line? Yes or no? अभी मेरी बजट लाइन है, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कोई भी कॉम्बिनेशन, क्या मैं इसका चॉइस कर सकता हूं? बिकॉज दैट लाइज ऑन माय बजट लाइन. बट लेट्स से आई वांट टू चूज दिस कॉम्बिनेशन, दिस कॉम्बिनेशन, दिस और पर्टिकुलर दिस और दिस. ऑल दिस कॉम्बिनेशंस आर एक्सेसिबल, बट दिस कॉम्बिनेशंस इज बियॉन्ड माय बजट लाइन. So can I choose option number C or other options which are above the budget line? No. So budget line के concept से हमें क्या समझ में आता है? Budget line is the line which denotes the budget of the consumer. Any combination of two goods lying on the budget line or below the budget line can be consumed with the given budget line. Any combination beyond the budget line cannot be purchased. It is beyond the budget of the consumer. Is it okay? समझ में आया? क्या डिफिकल्ट है इसमें? क्या डिफिकल्ट है इसमें? नहीं. ठीक है, अब चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. यूनिट का नाम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. इन एनी गिवन मार्केट रैशनल कंज्यूमर वुड बिहेव इन सच अ मैनर दैट विद द अवेलेबल बजट ही विल ट्राई टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी. A rational consumer in any market with the available budget will always try to maximize his utility. This behavior is consumer behavior where we are going to learn कि किस तरह से available budget से maximum utility कोई भी consumer अचीव कर सकता है. Utility हमें किससे समझी है? Indifference कर्व से. बजट किससे समझा है? बजट लाइन से. अब बजट लाइन और यूटिलिटी कर्व दोनों को साथ में पढ़ के हम ये समझेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे हासिल किया जाता है. नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम is nothing but the combination of two commodity which gives us the highest satisfaction within the given budget. क्या बोला मैं? Consumer equilibrium is at a point. Consumer equilibrium is always at a point
where the satisfaction a consumer derives from consumption of two commodities will be highest, that to be within the budget. अपने बजट के अंदर रहते हुए जब कभी भी कोई भी कॉम्बिनेशन कोई कंज्यूमर चॉइस करेगा, वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन चॉइस करेगा जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है. The consumer will always make a choice of the combination within his budget that will give him the highest level of satisfaction. मेरे पास डायग्राम है. अब डायग्राम को देखो, दो चीजें हैं, एक बजट लाइन है और दूसरे क्या है, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व. IC1, IC2, IC3, IC4, IC5. This is a indifference map. Collection of two or more indifference curve is called as indifference map. Yes or no? तो बताओ हमार हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कौन से इंडिफरेंस कर्व पे? IC5. ओम लोएस्ट IC1. A higher indifference curve denotes higher level of satisfaction. Lower indifference curve denotes lower level of satisfaction. तो देखो अब ध्यान दो, IC1, IC2, IC3, IC4, IC5 ये अलग अलग इंडिफरेंस कर्व है. एंड एवरी डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व will give us different level of satisfaction, but all the combinations of two goods lying on the same indifference curve give me the same level of satisfaction. The budget line defines the budget of the consumer which he cannot exceed. So consumer can never make a choice of a combination which is beyond his budget. Let's say I want to make a choice of this particular point J. अभी तो बोला, कौन बोला वो? हाँ अमर बोला. अमर क्या बोला तू? हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कहां पर है बेटा? IC5 पे. तो मैंने क्या किया, J कॉम्बिनेशन का चॉइस किया, बरोबर. अभी ये जो बीच की लाइन जो है ये मेरी बजट लाइन है, ये मेरी क्या है, बजट लाइन. कंज्यूमर क्या करने की कोशिश करता है, सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है. तो इशिता कैन आई मेक अ चॉइस ऑफ J कॉम्बिनेशन? व्हाई नो? हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन देता है वो मेरे को. क्यों नो? क्योंकि वो मेरे बजट के बाहर है. समझ में आ रहा है क्या सबको? समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वो मेरे बजट के बाहर है. ठीक है, चलो ठीक है, बजट के बाहर है. ये वाला कॉम्बिनेशन देख लो बेटा. अब ये वाला कॉम्बिनेशन आय है. अब श्रेया, क्या मैं आय कॉम्बिनेशन का चॉइस कर सकता हूं? क्यों? सेटिस्फैक्शन ज्यादा दे रहा है लेकिन वो मेरे बजट के बाहर है. समझ में आ रही है बात? तो ये दो लाइन का अब सवाल ही यहां से खत्म होता है. समझ में आया? अब आ जाओ नीचे वाले पॉइंट्स की तरफ. अब मेरा बजट लाइन ये है जिसमें अलग अलग पॉइंट है. पॉइंट R, पॉइंट R, S, Q, T, H. ठीक है ना? लुक केयरफुली. गायत्री कांत शुक्ल, आपको मेरा सवाल है, मैं L पॉइंट का चॉइस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, तो चॉइस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा. नहीं कर सकता मत बोलो, कर सकता हूं. कैन आई चूज दिस कॉम्बिनेशन? इन दो वाले कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का चॉइस ही नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे बजट के बाहर है. आया ना? ऊपर वाले दो पॉइंट का तो चॉइस ही नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने बजट के बाहर है बेटा. आया ना? लेकिन अब जब मैं L पॉइंट की बात कर रहा हूं, L पॉइंट कहां पर है बेटा? IC1. गायत्री ने बड़े सटीक और सही तरीके से जवाब दिया कि सर यहां पे सेटिस्फैक्शन कम है, चॉइस कर सकता हूं. आई कैन मेक अ चॉइस ऑफ L कॉम्बिनेशन बट आई विल नॉट मेक अ चॉइस बिकॉज दिस इज गिविंग मी लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. कंज्यूमर बिहेवियर क्या कहता है? द कंज्यूमर विल बिहेव इन सच अ मैनर दैट ही विल मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन विद द अवेलेबल बजट. ध्यान रखो. हाँ,
इक्विलिब्रियम कहां पर होता है? जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है विद द गिवन बजट। गिवन बजट के साथ जहां मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मेरा क्या है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अपन खुद सब मिलकर इसको ढूंढेंगे। अगर सब लोगों ने मिलकर ढूंढ लिया तो कंसेप्ट वहीं पे खत्म हो जाता है। तो सब लोग अग्री करते हैं क्या? पॉइंट जे, पॉइंट आई, पॉइंट एल का अपन कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे। लेंगे क्या अपन? नहीं लेंगे। चलो ठीक है। अजित, पॉइंट के लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं, लेकिन लूंगा क्या मैं? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि दूसरे पॉइंट है जो बजट लाइन के ऊपर है, जो कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे, जहां पे हायर सेटिस्फेक्शन है। तो बेटा मैं के पॉइंट, एल पॉइंट, आई पॉइंट, जे पॉइंट, इन सबको रिजेक्ट करता हूं। जो बजट लाइन के नीचे है उनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो ले तो सकते हैं लेकिन सेटिस्फेक्शन वहां पे कम है। बजट लाइन के ऊपर है वो भी हम ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि वो ले ही नहीं सकते, भले वहां पे सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। तो अभी हमें क्या दिख रहा है डायग्राम में? बजट लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वहां सेटिस्फेक्शन आए हैं कॉम्बिनेशन में, लेकिन बेटा वो मेरे बजट के बाहर है। और बजट लाइन की जो नीचे है, बजट लाइन की जो नीचे है, वहां पे क्या हो रहा है? जो बजट लाइन के नीचे है वो बजट के विद इन तो है, लेकिन वहां पे सेटिस्फेक्शन कम है। तो बजट के ऊपर और बजट के नीचे इक्विलिब्रियम तो नहीं है। इसका मतलब बजट के अंदर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ये मुझे कहां दिख सकता है? बजट लाइन के ऊपर। बजट के ऊपर नहीं, बजट के नीचे नहीं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होना चाहिए? बजट लाइन के ऊपर। कहां होना चाहिए? बजट लाइन के ऊपर। यस और नो? ना प्लीज पे अटेंशन। अब बजट लाइन के ऊपर के पॉइंट्स देखो। पॉइंट एस, पॉइंट आर, पॉइंट क्यू, पॉइंट टी और पॉइंट एच है। ठीक है। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये जो बजट लाइन पे ये जो कॉम्बिनेशन है ये कौन से इंडिफरेंस कर्व पे लाई करते हैं वो देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट आर की। पॉइंट आर जो है वो कौन से इंडिफरेंस कर्व पे है? IC1। आर IC1। IC1 पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है या लोएस्ट है? लोएस्ट है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन जचता है क्या? बजट तो पूरा लग रहा है लेकिन सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है। इससे अच्छा तो एल है, जहां पे पैसा भी कम लग रहा है और सेटिस्फेक्शन भी उतना ही दे रहा। अगर मैं एल और आर में अगर कंपेयर करूं, एल में मेरे को बजट से कम पैसे लग रहे और सेटिस्फेक्शन IC1 का मिल रहा, आर में मेरे को पूरा बजट खर्च हो जा रहा है और फिर भी एल जितना ही ले रहा है। तो अगर इन दोनों में चॉइस कर रहे हैं तो कौन सा करूंगा मैं? समझ रहा है क्या? कंसेप्ट समझ में आ रही है क्या? चलो एस पॉइंट। एस पॉइंट कौन से इस पे है? एस पॉइंट IC2 पे। साथ में टी भी देखो, टी नीचे की तरफ, ये टी वाला, ये टी भी कहां पे है? IC2। टी भी कहां पर है? IC2 पे। यस और नो? हाँ या ना? नीचे एच भी है, ये एच और ये आर। चलो मैं अलग अलग कलर से बना देता हूं जो सेम इंडिफरेंस कर्व पे। सेम इंडिफरेंस कर्व कॉम्बिनेशन मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये आर येलो में, एच येलो में, दोनों कौन से इस पे बेटा? IC1। आर एच IC1। ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट आ जाओ। एस टी, एस कॉमा टी IC2। हाँ या ना? यस और नो? हो कि नहीं? अब अगला देखो टी, क्यू, क्यू IC3। IC3। नो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। देखो एक बात तो समझ गए, बजट लाइन के ऊपर के कॉम्बिनेशन सेटिस्फैक्शन ज्यादा दे रहे लेकिन ले नहीं सकते क्योंकि बजट के बाहर है। हाँ या ना? बजट लाइन के अंदर के कॉम्बिनेशन ले तो सकते हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन बहुत कम मिल रहा है तो हम लेंगे नहीं। बजट के नीचे मिल सकता है लेकिन सेटिस्फैक्शन कम है इसलिए नहीं ले रहे। बजट लाइन के ऊपर सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है लेकिन बजट कम है इसलिए नहीं ले रहे। गणेश बोल क्या है दिक्कत तेरी?
बोल ना बेटा, बोल बोल, मेरे को बोल, डिस्कस कर, मैं डिस्कस कर। जब मैं कंसेप्ट पर आया ना तब खाली सुन लिया कर, उसके बाद तेरा डाउट रहे तो मुझे पूछा कर। स्नो इज नॉट स्मार्ट, ओके। तो बजट लाइन के ऊपर का सवाल नहीं, क्योंकि पैसा उतना है नहीं। बजट लाइन के नीचे का लेना नहीं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन कम है। बजट लाइन के ऊपर के कॉम्बिनेशन नहीं चलने वाले हैं, बजट लाइन के नीचे के कॉम्बिनेशन नहीं चलने वाले। मतलब मुंदड़ा जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट अपने को मिलने वाला है वो कहां मिल सकता है अपने को? बजट लाइन के ऊपर। और बजट लाइन के ऊपर के अपन ने सब पॉइंट निकाल दिए, RHSTQ, ठीक है। अब मुंदड़ा जी आप मुझे बताओ कि इन सभी पॉइंट में से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पे छुपा है? हाँ, IC3 मतलब पॉइंट Q। राउंड ऑफ अप्लॉज। ध्यान दिया तो आंसर आता ही है। अगर आपने ध्यान दिया तो आंसर आता ही है। देखो RH बजट लाइन पे है लेकिन IC1 पे है, पैसा पूरा लग रहा है लेकिन सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, तो इन दोनों को रिजेक्ट करो, है ना। ST ये दोनों भी बजट लाइन पे है लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन अपने को क्या मिल रहा है? कम मिल रहा है। लेकिन जब हम पॉइंट Q को देखते हैं, ये बजट लाइन पे भी है और IC1 IC2 के मुकाबले वो IC3 पे है। वो कहां पर है बेटा? IC3 पे है। कहां है बेटा? IC3 पे है। तो बजट लाइन के पॉइंट कितने बने? RHSTQ। हमने सब कौन से इंडिफरेंस कर्व पे है वो देख लिया। इंडिफरेंस मैपिंग में हमने समझा था कि जहां पे दो से ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होते हैं, जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर सेटिस्फेक्शन देता है, जो लोअर इंडिफरेंस कर्व होता है वो लोअर सेटिस्फेक्शन देता है। IC2 IC1 IC3, IC1 IC2 IC3 में, इन तीनों कर्व में हायर सेटिस्फेक्शन कहां पर है? IC3 पे। IC3 पे कौन सा पॉइंट है? पॉइंट Q। क्या पॉइंट Q बजट लाइन के ऊपर है क्या? यस। ऊपर जाता, बजट लाइन के ऊपर रहता तो बियॉन्ड बजट, कांट बी चॉइस्ड। नीचे रहता तो could be choiced but satisfaction would have been low. On the budget line also touching the highest indifference curve, that is IC3. Consumer equilibrium, theory of consumer behavior, ये कहता है कि consumer equilibrium will be achieved at a point where within the given budget the consumer will maximize the satisfaction. So ultimately, can I say the satisfaction, higher satisfaction with the available budget of combination good X and good Y can be achieved at point Q? Yes or no? Yes or no? Yes or no? हाँ या ना? Can I say consumer equilibrium is at point Q? समझे? समझे क्या? ये कंसेप्ट यहां पर खत्म होता है। अब सुनो मेरी बात, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। इस डायग्राम को देखते हुए क्या मैं ये भी कंक्लूजन दे सकता हूं दैट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज एट अ पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। टेंजेंट का मतलब क्या होता है इशिता? टचिंग। टेंजेंट मैथ्स, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टचिंग, राइट? टची टची, है ना। टेंजेंट का मतलब क्या है? टच। अब देखो पॉइंट R पे वो कट कर रही है, पॉइंट S पे कट कर रही है, पॉइंट T पे कट कर रही है बजट लाइन, पॉइंट H पे कट कर रही है, लेकिन पॉइंट Q पे इट इज ओनली टची टची। पॉइंट Q पे इंडिफरेंस कर्व 3 से वो सिर्फ टची टची है, वो सिर्फ टची टची है, वो सिर्फ क्या है? टच कर रही है, वो सिर्फ क्या कर रही है? टच कर रही है। लेकिन पॉइंट RSTH पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, वो कट कर रही है। सो कैन आई से, अगर आपको डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है, डायग्राम कुछ दिया नहीं है तो बोला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताओ, डायग्राम देख के क्या मैं ये बोल सकता हूं द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। समझे? सो हमेशा याद रखना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज बी एट द पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। जहां पर बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट होता है वही पॉइंट होता है जहां पर
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पाया जाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहां पे विद इन गिवन बजट, जहां पर विद अ गिवन बजट द कंज्यूमर ट्राइज टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन, जहां गिवन बजट के साथ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करने की कोशिश करता है, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यस और नो? देखो यहां पे थ्योरी में भी दिया है, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन नहीं दिखूंगा। Consumer equilibrium is the combination of good where the consumer derives maximum level of satisfaction with the available budget which is at point Q where the budget line is tangent to the indifference curve। चलो हाँ, अब गणेश अब पूछ, क्या पूछना है तेरे को? कुछ पूछ रहा था, समझ गया ना? ये चुप हो गया टची टची। हाँ देखो, पॉइंट आर एस टी एच इन सभी जगहों पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इन सभी जगहों पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है बजट, लेकिन टैंजेंट नहीं है, टची टची नहीं है। टची टची कहां है बेटा? पॉइंट क्यू पे, जहां पे बजट लाइन और IC3 का टच हो रहे हैं, टैंजेंट हो रहे हैं। सो एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, wherever the budget line is tangent to the indifference curve will be the point of consumer equilibrium. Is it okay? So the point of tangency will always be the point of consumer equilibrium where the available budget, where with the given available budget, the consumer will try to maximize the satisfaction. So finally, I complete unit number 2 of theory of demand and supply.